शुरू करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात है बॉक्सिंग किसको नहीं मिली है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी बॉक्सिंग किसको नहीं मिली है, आप ये ले जाना क्लास, ठीक है, आज ही आप कलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए भाई देख स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम मैं आपको ऑपरेटर पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने ग्रेडियंट के बारे में बताया था। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है आपकी और कैसे आप ग्रेडियंट निकालते हो, वो सब जरा देखते हैं। देखिए सबसे पहले जिन लोगों ने लास्ट की क्लासेस नहीं लगाई, कोई बात नहीं, आपको जरूरत ज़्यादा पड़ेगी नहीं आगे, ठीक है, बस थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी और वो है डीएल की। तो बस आप ये ध्यान रखिए कि डीएल जो होता है वो कार्टेशियन में क्या होता है, dx x कैप, dy y कैप, dz z कैप, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सिलेंड्रिकल में लिखूंगा तो सिलेंड्रिकल डीएल क्या होता है, सिलेंड्रिकल में dr r कैप प्लस r d फाई कैप प्लस स्फेरिकल में r d थीटा कैप बिल्कुल सही है। तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये मेरा डीएल बनेगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ सकते हैं, चले आगे। अब मैंने एक जनरलाइज डीएल लिख लिया, एक जनरलाइज डीएल लिखिए, वो क्या बनेगा, H1 du1 u1 कैप प्लस H2 du2 कैप प्लस H3 du3। ये मेरा एक जनरलाइज डीएल आ गया, ठीक है भाई। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं, अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं, इस जनरलाइज डीएल का इन तीनों के साथ अगर मैं कंपेयर करूं, तो जरा देखिए मेरा कंपैरिजन किस तरह से बनेगा। आप थोड़ा सा इधर जाओ, सो ये ब्लॉक ठीक। हाँ जरा देखिए, तो मेरे पास डीएल आ गया, ठीक है। और अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे पहले कार्टेशियन में देखिए, कार्टेशियन में H1 बताइए, देखो कंपेयर करो यहाँ पे U1 की जगह पे क्या रखा है, U1 कैप x कैप, ठीक है। तो इसका मतलब U1 is x, U2 is y and U3 is z, सच है। अब नेक्स्ट वाला देखिए H1 is 1, H1 की जगह पे 1 आ रखा है, देखो इसका तो कोएफिशिएंट है du1 का, यहाँ पे dx का कोएफिशिएंट 1 है, तो H1 is 1, H2 is 1 and H3 is 1। नेक्स्ट सिलेंड्रिकल में बताइए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताइए H1 U1 is R, U2 is phi, U3 is z। U1 is R, U2 is phi, U3 is z। H1 क्या बनेगा 1, यहाँ पे dr है, यहाँ पे H1 है, H1 की जगह पे dr का कोएफिशिएंट 1 है, du1 का कोएफिशिएंट H1 है, यहाँ पे dr का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। H1 is 1, H2 is R, H3 is 1, H3 is 1। ये था सिलेंड्रिकल में। अब आप बताइए स्फेरिकल में, स्फेरिकल में देखिए U1 is R, U2 is theta and U3 is phi and H1 is 1, H2 is R, H3 is R sin theta, ठीक है भाई। तो आप सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और आपका कार्टेशियन इस तरह से आप देख सकते हैं। हमने जनरलाइज डीएल लिखा और जनरलाइज डीएल में H1, H2, H3, U1, U2, U3 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली और हमने देखा कि किस तरह से ये यूज होता है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए नेक्स्ट वाला देखिए। अब मैंने आपको 3 ऑपरेटर बताए थे और वो कौन कौन से थे, एक था ग्रेडियंट, एक था डाइवर्जेंस और एक क्या था क्रॉस। पहले तो इनको जरा समझते हैं, बाद में लास्ट ऑपरेटर देखेंगे और वो होगा आपका लैप्लास, ठीक है। तो जरा देखिएगा तीनों ऑपरेटर और उनका मीनिंग क्या होता है वो जरा देखते हैं। और उसके बाद आज 2 थ्योरम भी पढ़ेंगे, स्टोक्स थ्योरम एंड आपका डाइवर्जेंस थ्योरम या ग्रीन्स थ्योरम जिसको हम बोलते हैं, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, ठीक है। जरा देखिए, सबसे पहले लास्ट में मैंने आपको बताया था ग्रेडियंट, ठीक है भाई, इसको जरा समझते हैं। ग्रेडियंट पहली बात तो स्केलर फील्ड में अप्लाई होता है और फील्ड मैंने बताया था क्या होती है, फील्ड क्या होती है बताइए,
जिसकी वैल्यू अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग हो, ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग वैल्यू जो अटेन करती है उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। अब ये दो तरह की होती है, एक होती है स्केलर फील्ड और एक होती है वेक्टर फील्ड, ठीक है भाई। तो अब जरा स्केलर फील्ड देखिए क्या होती है। स्केलर फील्ड क्या होती है बताइए, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ क्या होता है मैग्नेटिक। और वेक्टर फील्ड क्या होती है, इसमें डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। ये पीछे वाले लोग आगे आ जाओ, आगे ये बेंचेस खाली पड़े, आगे जाओ, सबसे जो लास्ट में बैठे हैं आप भी आगे जाओ, एसी ऑफ कर दो, पीछे वाला आगे जाओ, आप भी आगे जाओ, पीछे वाले आगे जाओ। उधर उधर तीन बच्चे बैठे हैं, उसमें बैठ जाओ, हाँ इधर बैठ जाओ, उधर कॉर्नर पे हो जाओ, लास्ट में हो जाओ, और आप आगे जाओ, सबसे लास्ट में बैठे आगे जाओ। दिखेगा, दिख रहा है, देखिए लाइट ऑफ करनी है ये वाली। चलिए सबसे पहले देखते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ग्रेडियंट का मतलब समझिए। ग्रेडियंट माने चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। स्पेस के साथ चेंज को हम देखते हैं ग्रेडियंट माने एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ। एक्स कोई 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 फील्ड है मान लीजिए, अगर हम देखें कि वो एक्स के साथ कैसे चेंज हो रही है, डेल एफ बाई डेल एक्स, ये देख लो एक्स के साथ कैसे चेंज आ रहा है, और ये एक वेक्टर बन जाएगा। क्यों वेक्टर बनेगा बताओ, इसको मैं एक वेक्टर बोलूंगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर बताइए, बिकॉज ये एक्स में चेंज को देख रहा है, इसका मतलब एक्स के अंदर, एक्स तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना, तो इसका मतलब उसके रेस्पेक्ट में चेंज देख रहा है, तो इस अपने आप ये वेक्टर बन जाएगा। इसके डेफिनेशन में वेक्टर है, इसकी डेफिनेशन में डायरेक्शन छुपी हुई है, समझे। एक्स के डायरेक्शन में कैसे चेंज आ रहा है, तो डायरेक्शन तो अपने आप ही आ गई। सिमिलरली डेल एफ बाई डेल वाई, ये क्या है, ये भी चेंज है, बट ये किसके किधर की तरफ है, वाई के रेस्पेक्ट में। और एक क्या है आपका डेल एफ बाई डेल जेड, जेड के रेस्पेक्ट में चेंज है। ये तीनों वेक्टर है, ध्यान रखिए, क्योंकि इनमें अपने आप डायरेक्शन है, इनका एक मैग्नीट्यूड आएगा, और क्योंकि ये वाई डायरेक्शन के साथ चेंज है, वाई के अंदर चेंज है, वाई की तरफ अगर मैं चलूं तो कितना चेंज आ रहा है स्केलर फील्ड में, इसको मैं, तो इसमें एक तरह से डायरेक्शन आ गई ना वाई के रेस्पेक्ट में, वाई की तरफ मैं चल रहा हूँ और फिर चेंज को देख रहा हूँ, तो इसके अंदर इसकी जो अंडरस्टैंडिंग, इसकी जो मीनिंग है, उसके अंदर डायरेक्शन छुपी हुई है। कैप में नहीं दिखाया गया इसको, बट इसके अंदर डायरेक्शन है। आप दिखाना चाहो दिखा दो, क्योंकि आप ये एक्स की डायरेक्शन में चेंज देख रहे हो, तो इसका अंदर किधर चलना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन दिखा दो, इसके साथ वाई कैप और इसके साथ जेड कैप, ये भी एक वेक्टर है। अब जरा देखिए, तो ग्रेडियंट जो होता है वो क्या बताता है, ग्रेडियंट हमें चेंज को ही बताता है, किसी भी स्केलर फील्ड पे अप्लाई होता है और उसको किस में चेंज कर देता है, ये वेक्टर फील्ड, स्केलर फील्ड पे अप्लाई होगा और उसको एक वेक्टर बना देगा, उसको वेक्टर बना देगा। और ये बेसिकली जो वेक्टर बनाएगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में जो स्केलर फील्ड है वो मैक्सिमम रेट से चेंज होता है, ये वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जो वेक्टर आएगा उससे जो डायरेक्शन आएगी, क्योंकि वेक्टर की तो अपनी एक डायरेक्शन होती है, तो जो डायरेक्शन आएगी वो कौन सी डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में जो आपका स्केलर फील्ड है वो मैक्सिमम रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। हाँ जी सर, मैक्सिमम रेट में चेंज पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, अगर दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। फिलहाल तो अगर आप इसके आगे पॉजिटिव साइन लगाओगे तो मैक्सिमम रेट से पॉजिटिव, मतलब मैक्सिमम रेट से इंक्रीज वाला साइड आएगी, और अगर माइनस है तो मैक्सिमम रेट से डिक्रीज वाला होगा, ठीक है। किस वो डायरेक्शन, अगर माइनस आपने लगा दिया, माइनस ग्रेडियंट ऑफ एफ, इससे एक वेक्टर आएगा, लेकिन वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी, वो डायरेक्शन आएगी जिस डायरेक्शन में जो आपका ये जो स्केलर फील्ड है वो मैक्सिमम रेट से डिक्रीज हो रहा है, वो डायरेक्शन आएगी वेक्टर। और यहाँ पे कौन सी आएगी, अगर प्लस है तो इंक्रीज वाला, ठीक है भाई। हाँ जी सर, ये तो स्केलर फील्ड जज कर रहे हैं, अगर हम किसी वेक्टर फील्ड जो वेक्टर फील्ड में ग्रेडियंट नहीं लगा सकते हो, वेक्टर फील्ड पे ग्रेडियंट अप्लाई ही नहीं होता है, ठीक है। वो हम देखेंगे वेक्टर फील्ड पे बाकी ऑपरेटर लगेंगे, बट ग्रेडियंट अप्लाई नहीं होता है, ठीक है भाई। तो मैंने आपको बताया ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होता है, और अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसका जनरलाइज फॉर्मूला देखिए। मान लीजिए कोई स्केलर फील्ड दे दो, और स्केलर फील्ड कौन कौन सी होती है, टेम्परेचर हो गया, आपका पोटेंशियल हो गया। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ से ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला होता है जनरलाइज, वो होता है 1/h1 डेल एफ बाई डेल एक्स डेल u1 कैप प्लस 1/h2 डेल एफ बाई डेल u2 कैप
प्लस 1 बाई x3 del f बाई del u3 u3। तो बेसिकली ये वेक्टर बन जाएगा। इसके आप देख सकते हो ये इसका कैप आ गया, डायरेक्शन आ गया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर मैं आपको फील्ड दे दूं तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। फील्ड में अगर xyz आ रखे हैं तो समझ लो कार्टेशियन में है, अगर r थीटा फाई आ रखा है तो स्फेरिकल है, r फाई z आ रखा है तो सिलेंड्रिकल है। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि फील्ड आपके कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग आप ये लगा दीजिए h1 h2 h3 u1 u2 u3 की वैल्यू आ जाएगी। आप जस्ट में वैल्यूज पुट कीजिए, आपके पास ग्रेडियंट निकल आएगा। करेक्ट है, आगे बढ़ सकते हैं। जरा देखिए, जैसे कि एक फील्ड ले लीजिए, मान लीजिए फील्ड वैल्यू 2r² sin थीटा, और मैं आपसे पूछूं बताइए इसका ग्रेडियंट क्या आएगा, ग्रेडियंट ऑफ f। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है आप बताएंगे? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल में आप h1 h2 h3 u1 u2 u3, अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करो, dl लिख लो, आप dl लिख लीजिए और कंपेयर करके जनरलाइज एक dl लिख लीजिए, एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में dl लिख लीजिए, दोनों को कंपेयर कीजिए, आपको h1 h2 h3 और u1 u2 u3 की वैल्यू आ जाएगी। तो जरा देखिए क्या आएगी वो, 1 by h1, h1 is 1 del f by del r, r क्या सही है, पहला तो यही होगा, u1 की जगह r होगा और f की जगह तो f ही आएगा, ठीक है, जो भी स्केलर फील्ड है, u1 की जगह r कैप आएगा, प्लस 1 by h2, h2 is r, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेक करके देखो r, और ये बनेगा del f by del थीटा, थीटा है, प्लस 1 by r sin थीटा, r से h3 r sin थीटा, ठीक है, del f by del phi, phi क्या है, सही है, ये आ जाएगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं तो जरा बताइए del f by del r की वैल्यू क्या आएगी, r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लो, क्या आएगा 4r sin थीटा r कैप, प्लस बताइए 1 by r, तो ये बाहर है, अब थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लो इसका 2r² cos थीटा, थीटा कैप, और फाई के रेस्पेक्ट में 0 है, तो आगे लिखने की जरूरत है, समझ आया अभी। ये इसका क्या आ गया, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ एफ, और ये वेक्टर है, ध्यान रखिए, ये एक वेक्टर है, और इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, उस डायरेक्शन में जो ये फील्ड है ये मैक्सिमम रेट से चेंज होगा। करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक बात और बताइए सर, ये हमें कैसे पता चलेगा वो मैक्सिमम रेट से डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज? हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, ये मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी है, मैंने फर्स्ट डिफरेंशियल लिया है, ये मैक्सिमा की कंडीशन से आया, ठीक है, और मैक्सिमा भी आपने तो सिंगल वेरिएबल मैक्सिमा पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है x की टर्म में है, आपने ये क्वेश्चन पढ़े है मेरे ख्याल से, आपको fx दे दिया 4x² + 3x + 2, और आपसे पूछते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू बताइए, सिंगल वेरिएबल आपने पढ़ा है, ठीक है, आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू क्या करते हो, 0 करते हो, वहां से x की वैल्यू आ जाती है, उस पॉइंट पे जो x की वैल्यू आती है फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करने से, उस पॉइंट पे या तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा या फिर मिनिमा, फिर उसका आप सेकंड डेरिवेटिव लेते हो, उससे आप चेक करते हो, यही तरीका होता है। थिंग इज फंक्शन बदल गया, फंक्शन अब वेरिएबल है, किसका वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल नहीं है, अब क्या है 3 4 वेरिएबल, समझे। तो अब यहाँ पे रूल नहीं बनेगा, अब वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा रूल होता है, 2 वेरिएबल तक भी आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, आर एस टी निकाल देने, पता नहीं आपको याद है। तो मैक्सिमा की कंडीशन है, तो बेहतर आप उसको मैथ्स में ही रहने दें, आप मैथ्स की तरफ ना जाएं, आप सीधा मसाला उठा लो, ठीक है। तो मैं आपको मैथमेटिक्स में नहीं ले जा रहा हूँ, वैसे मैं बता देता हूँ, मैं टच कर रहा हूँ उस चीज़ को कि वो कहाँ से शुरू हुई है चीज़ें, मैक्सिमा कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए आपको मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा, और वो भी मल्टी वेरिएबल फंक्शंस में जाना पड़ेगा। मल्टी वेरिएबल फंक्शंस में किस तरह से मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं, ठीक है, वो उसकी कंडीशन है, सीधे यहाँ पे बने, ठीक है। तो वो मैं वहाँ पे टच नहीं कर, करेक्ट। अभी ग्रेडियंट समझ आया कैसे निकालते हैं, तो आप सीधा इसको उठाएं, ठीक है। आपको अगर जिनको ये देखना है भाई कि किस तरह से आपको ये मैक्सिमा मिनिमा बनते हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रूल है, बट आप मल्टी वेरिएबल मैक्सिमा मिनिमा में जाइए, ठीक है। मल्टी वेरिएबल फंक्शंस देखेगा, उनका मैक्सिमा मिनिमा कैसे आता है। अब एक और चीज मुझे बताइए, तो आपने देखा कि ग्रेडियंट ऑफ f जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन f विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, पोजीशन xyz कुछ भी, चेंज इन f। अगर मैं इसको लिखूं, अगर कार्टेशियन में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बताओ जरा, कार्टेशियन में अगर इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बताओ, del f by del x x cap, del f by del y y cap, del f by del z z,
मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल बाई डेल एक्स एक्स कैप प्लस डेल बाई डेल वाई वाई कैप प्लस डेल बाई डेल जेड जेड कैप, और साथ में क्या आ गया एफ स्केलर। तो इसको मैं बोल सकता हूं ये क्या है, ये किसकी डेफिनेशन है, ये क्या है डेल इन कार्टेशियन में, तो ये डेल एफ बन गया। तो बेसिकली डेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, विद डायरेक्शन क्या लेता है डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लोगे तो एक वेक्टर है, वो अपने आप में वेक्टर बन जाएगा। मैंने आपको अभी भी बताया था डेल एफ बाई डेल एक्स तो क्या होता है वेक्टर है, बिकॉज f का डेरिवेटिव ले रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब डायरेक्शन भी अपने आप आ गई उसमें, तो ये तो वेक्टर बन गया। तो ये इसलिए इसको मैं क्या बोल रहा हूं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज को देख रहे हैं, करेक्ट है। अब मान लीजिए, अब आप एक बात बताइएगा मुझे, अगर कर दूंगा मैं इसको, अब जरा थ्योरी अगर आप समझ गए हो ये वाली, तो आप मुझे बताइए कोई स्केलर फील्ड है यहाँ पे, कोई स्केलर फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, पता नहीं जो भी है, पता नहीं, तो स्केलर फील्ड है यहाँ पे, कोई भी स्केलर फील्ड है यहाँ पे। आप मान के चलो कि यहाँ पे कोई सर्फेसिस है ऐसे जहाँ पे अलग अलग सर्फेस पे अलग अलग टेम्परेचर है, या अलग अलग सर्फेस पे अलग अलग वोल्टेज, ऐसे कोई फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, कोई एफ फील्ड है स्पेस में एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे। जैसे अगर मैं रूम पे ही अगर अपने रूम को देखूं तो अपने रूम में भी क्या है अलग अलग लेवल पे अलग अलग टेम्परेचर है, ठीक है। तो वो उसका अगर मैं सरफेसेस देखूं एक टेम्परेचर का, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर मैं सरफेस देखना चाहता हूँ, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड का सरफेस यहाँ पे मैं बी की साइड पे 30 डिग्री है, वहां पे जाके थोड़ा डाउन होगा, वहां पे जाके थोड़ा अप होगा। तो अगर एक सरफेस बना हूं मैं, तो एक सरफेस अजीब सा सरफेस बनेगा जिसपे हर जगह का कितना सरफेस टेम्परेचर है 30 डिग्री। ऐसे में 31 डिग्री का बनाऊंगा तो कोई ऊपर कोई सरफेस बनेगा, कोई डिफरेंट सा सरफेस बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ढेर सारे स्केलर फील्ड प्रेजेंट है, तो इस तरह टेम्परेचर फील्ड प्रेजेंट है, मान लीजिए ऐसे स्केलर फील्ड प्रेजेंट है, करेक्ट है। अब जरा देखिए, मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चल रहा हूं, मैं डीएल लेंथ चल रहा हूं, मैं डीएल लेंथ चल रहा हूं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अगर मैं ये लिख रहा हूं डेल एफ डॉट डीएल, क्योंकि ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, तो डेल एफ डॉट डीएल करूंगा, इसका क्या मीनिंग बनेगा, ये है चेंज इन एफ पर यूनिट लेंथ। ये तो चेंज को बता रहा है ना कि स्पेस में अगर आप चलते हो, स्पेस में आप किधर भी चल सकते हो, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी, या फिर कोई जनरलाइज डीएल चलिए, डीएल तो तीनों तरफ हो सकती है ना, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। तो इसका मतलब अगर आप कोई स्मॉल लेंथ चल रहे हो डीएल लेंथ, और ये क्या कह रहा है, ये है चेंज इन एफ स्केलर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, विद पर यूनिट लेंथ आप कह सकते हो। चेंज इन एफ पर यूनिट लेंथ इनटू में डीएल कर दो तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा चेंज इन एफ। ये तो आपको पता चलेगा कितना चेंज आएगा एफ में। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, ये क्या है, ये है चेंज इन एफ, चेंज इन एफ डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। आप यही है, सही है भाई, डेल एफ बाई डेल एल, डेल एफ बाई डेल आर, डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल जेड, ठीक है, यही तो है ये। तो इसका मतलब ये चेंज इन एफ है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस। अगर आप डिस्टेंस में डेल्टा एक्स चलोगे, डीएक्स चलोगे, तो एफ में कितना चेंज आएगा ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप चले कितने दे रहे हो, कितना डिस्टेंस चले हो डीएल, तो डीएल लेंथ चलोगे तो कितना चेंज आएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ इनटू डीएल। तो आपको मैं ये कहता हूं कि 10 रुपया आप पर सेकंड कमाते हो, तो आप बताओ 2 सेकंड में आपने कितने कमाए, मल्टीप्लाई कर दो। एग्जैक्टली पर यूनिट लेंथ में डेल एफ चेंज है, एफ के अंदर कितना चेंज है डेल एफ, तो बताओ डीएल लेंथ में कितना चेंज आएगा, मल्टीप्लाई बाई आप कर दीजिए, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ डेल एफ इनटू डॉट डीएल, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन एफ, समझ आया। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, मान लीजिए मैं स्मॉल लेंथ नहीं चल रहा हूं, मैं लंबी लेंथ चल रहा हूं, बड़ी लेंथ चल रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डॉट डीएल, ये एक वेक्टर है, और डॉट डीएल अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आया तो बताओ ये क्या आएगा, ये आएगा स्केलर फील्ड एट बी माइनस स्केलर फील्ड एट ए। यही तो चेंज आएगा ना, इसे टोटल चेंज आ जाएगा। डीएल चलोगे तो स्मॉल चेंज आएगा, एफ में कितना स्मॉल चेंज आएगा। अगर आप ए से बी में चले, बड़ी लेंथ चले, तो आप इंटीग्रेट कर दो उसको, तो क्या आ जाएगा, फाइनल फील्ड माइनस इनिशियल फील्ड, समझ आएगा। ये ध्यान रखिएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट डीएल इज इक्वल टू दिस। कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ जी सर, फील्ड का किसी पॉइंट के ऊपर क्या मतलब होगा?
हाँ, फील्ड एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है। आप जो भी पॉइंट है वो पोजीशन है, पॉइंट तो एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, तो उस पोजीशन पे फील्ड की वैल्यू निकाल लो। जैसे मैं कहता हूँ, जैसे देखो आप इमेजिन कीजिए, मैंने आपको लास्ट टाइम एक एग्जांपल किया था, कोई पावरफुल आदमी मोदी जी खड़े हैं, ठीक है, तो उनके पास में जो फील्ड होगी वो ज्यादा होगी, दूर जाओगे तो फील्ड क्या होगी, थोड़ी उनकी कम होगी। तो वो जो वैल्यू हम निकालते हैं उस पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी, अगर वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल काम है, तो कैसे निकाल सकते हो कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अभी आपने कोई बंदा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे पास में मेरी जो फील्ड है उसकी क्या वैल्यू है, मतलब थोड़ा सोचना इमेजिनरी है कि उस फील्ड की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्या वो हम, हाँ जी, जो फील्ड होगी किसी सोर्स के रिस्पेक्ट में होगी, बिल्कुल सोर्स के रिस्पेक्ट, सोर्स होगा तभी तो फील्ड आएगी। आप ऐसे कैसे फील्ड ले लोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पे कोई फील्ड एग्जिस्ट कर रही है बट मुझे नहीं पता कौन सी फील्ड है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको उस फील्ड को नाम देना पड़ेगा। जैसे आपने देखा कि चार्ज की वजह से कौन सी फील्ड आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो फील्ड जब हमें पता नहीं था चार्ज के बारे में तब भी थी, लेकिन तब हमें उसका नाम नहीं पता, हमने उसका नामकरण किया ही नहीं था उस टाइम, ठीक है। कुछ साल बाद हमने उसको पहचाना या नाम दे दिया उसको, और नाम बस वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही पड़ गया। जस्ट कोई आपके नाम से भी रख सकता था उसका नाम, अगर आपके नाम से रखता तो आज आपके नाम से पहचानी जाती हो फील्ड, समझे। तो कुल मिला के क्या है, ये जब जस्ट नाम हमने रख दिए अपनी तरफ से, बट जो फील्ड होती है ऑब्वियस है उसका सोर्स कहीं ना कहीं होगा, अदरवाइज फील्ड हो ही नहीं सकती, ठीक है, सोर्स तो होगा। तो मैं जरा देखिए, तो मैंने आपको बताया ग्रेडियंट ऑफ एफ का क्या मतलब है। ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या बता रहा है, चेंज ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। अब मान लीजिए मैं डीएल चलता हूं, डीएल लेंथ चल रहा हूं, यूनिट लेंथ में इतना चेंज आ रहा है, तो डीएल लेंथ में कितना चेंज आएगा, डॉट प्रोडक्ट कर दो। डॉट प्रोडक्ट क्यों किया, डॉट प्रोडक्ट क्यों किया, ये वेक्टर है, ध्यान रखिए। अब वेक्टर के साथ आप अगर देख निकालना चाहते हो तो आपको डॉट प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा। जरा देखिए मैं बताता हूं क्यों, इससे क्या प्रॉब्लम, मैंने डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया वो जरा देखिए। डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया, डॉट प्रोडक्ट का मतलब समझिए। मैं जानता हूं ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चेंज इन एफ विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। अगर मैं डेल एक्स चलूंगा या डेल वाई चलूंगा या डेल जेड चलूंगा तो कितना चेंज आएगा एफ में, वो मुझे पता है, और ये एक वेक्टर है तो इसकी एक डायरेक्शन भी होगी। मान लीजिए ग्रेडियंट ऑफ एफ की डायरेक्शन इधर है, ग्रेडियंट ऑफ की डायरेक्शन इधर है, लेकिन मेरी जो लेंथ है वो मैं इधर चल रहा हूं, मैं डीएल लेंथ जो चल रहा हूं, मैं मान लीजिए इधर की तरफ चल रहा हूं, ये तो मेरा ग्रेडियंट ऑफ डेल एफ की डायरेक्शन है, ये तो डेल एफ वेक्टर है, लेकिन मैं जो चल रहा हूं लेंथ वो इधर की तरफ चल रहा हूं, ये डीएल लेंथ है, मैं स्मॉल लेंथ इधर की तरफ चल रहा हूं, ठीक है भाई, मेरी जो स्मॉल लेंथ है वो इधर की तरफ है। अब मुझे बताइए आप, अगर आप यहां से यहां का चेंज देखोगे तो कैसे देखोगे, बताओ। आपको देखना पड़ेगा कि जो ग्रेडियंट ऑफ एफ है, चेंज ऑफ एफ पर यूनिट लेंथ इधर की तरफ कितना है, उसका प्रोजेक्शन इधर की तरफ कितना है, आप समझे भाई। आपको इधर की तरफ तो पता है चेंज कितना आएगा, अगर आप यूनिट लेंथ इधर चलते हो तो आपको पता है इतना चेंज आएगा, ठीक है, बट आप इधर चल रहे हो ना एक्चुअल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो चेंज ऑफ एफ है पर यूनिट लेंथ इधर की तरफ आपको पता है, आपको इधर की तरफ बताना है, तो आप क्या लो इधर की तरफ बताने के लिए इसका प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन वाले क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका आपको क्या लेना पड़ेगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट डीएल, समझ आया। तो आपको पता चल जाएगा कि कितना चेंज आएगा यहां से यहां पे अगर मैं चलूंगा तो फील्ड में कितना चेंज आएगा, बिकॉज ये है चेंज इन एफ पर यूनिट लेंथ, और आप कितनी लेंथ चले हो डीएल, तो आपको पता चल जाएगा चेंज इन एफ कितना है। यूनिट लेंथ चलते हो तो कितना चेंज आता है वो पता है आपको, वो है ग्रेडियंट ऑफ एफ। ये तो यूनिट लेंथ अगर आप चलोगे तो जितना चेंज आएगा वो पता चल जाएगा, लेकिन आप तो लेंथ कितनी चल रहे हो डीएल, तो डीएल लेंथ चलोगे तो चेंज इन एफ कितना आएगा, इसको प्रोडक्ट ले लीजिए, डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, करेक्ट है। लेकिन अगर आप लंबी लेंथ चल रहे हो, डीएल नहीं चल रहे हो, आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हो, तो आप इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। स्मॉल स्मॉल आप चलोगे तभी तो इंटीग्रेट करोगे, तो इंटीग्रेट करने से आप जैसे ए से बी पे आ रहे हो, मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ रहे हैं, तो आपको क्या पता चल जाएगा, स्केलर फील्ड एट बी, फाइनल स्केलर फील्ड माइनस चेंज इन फील्ड पता चल जाएगा ना, चेंज इन एफ पता चल जाएगा, तो फाइनल फील्ड माइनस इनिशियल फील्ड, ये आपको पता चल जाएगा, करेक्ट है। अब सुनिए जरा देख, आप मुझे एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होती है, वेक्टर, और पोटेंशियल क्या चीज है, स्केलर। और आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जुड़े हुए होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो आप बताओ एक स्केलर है और एक वेक्टर है, ऑब्वियस है कौन से ऑपरेटर से जुड़ेंगे, ग्रेडियंट्स। अब मैं बता दूं, वैसे हालांकि आप पढ़ोगे आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और पोटेंशियल स्केलर है, तो पोटेंशियल के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ेगी वो ग्रेडियंट ऑपरेटर के साथ ही जुड़ेगी, बिकॉज पोटेंशियल स्केलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और हम जानते हैं कि वो जुड़े हुए होते हैं।
लेकिन ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल मैक्सिमम रेट से डिक्रीज हो रहा होगा। आप जरा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है। जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज होता है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आप समझे? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है बिकॉज़ ऑफ दिस माइनस है, समझे? जैसे मान लीजिए एक कैपेसिटर है, इसके ऊपर इधर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब हायर पोटेंशियल है। प्लेट, कैपेसिटर की प्लेट होती है ना, दो प्लेट, तो एक तरफ नेगेटिव प्लेट है, तो आप बताओ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है, ठीक है? जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज होता है उधर होती है। यहाँ पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल है 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी? माइनस ऑफ ग्रेडियंट V। ग्रेडियंट ऑफ V क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल मैक्सिमम रेट से डिक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी कि इधर होगी? आप बताइए, दो डायरेक्शन, इधर होगी कि इधर होगी? हॉरिजॉन्टल। क्यों भाई? जरा देखिए, यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, और ये जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए 2 मीटर है, मान लीजिए। तो आप बताओ चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना आया? 2 मीटर चलते हो तो कितना चेंज आएगा? 10 वोल्ट का। 1 मीटर चलोगे तो कितना आएगा? 5 वोल्ट। तो इसका मतलब 5 वोल्ट पर मीटर तो इधर है चेंज। लेकिन अगर आप इधर चल रहे हो तो चेंज तो उतना ही है, यहां से यहां पे जा रहे हो ना, तो चेंज इन वोल्टेज कितना है? अगेन 10 वोल्ट है। इस सरफेस से इस सरफेस में जा रहे हो तो इधर है 10, इधर है 0, तो चेंज इन वोल्टेज तो उतने का उतना है, 10 वोल्ट का है, बट चेंज इन लेंथ कितना हो गया? वापस ज्यादा हो गया। तो बताओ चेंज इन पोटेंशियल डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ, ये कम नहीं होगा? जबकि हमें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू केवल तब आ सकती है जब चेंज इन लेंथ क्या हो? कम। तो आपने देखा कि अगर मैं इधर की तरफ चल रहा हूं तो लेंथ में जो बदलाव है वो तो 2 मीटर का है, अगर इधर चलूंगा तो लेंथ में जो बदलाव है वो ज्यादा है। ये जो चेंज आएगा वो इस डायरेक्शन में ज्यादा आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नहीं हो सकती, क्योंकि इधर की तरफ तो ये डीएल वाला कंपोनेंट है, ये ज्यादा है, तो जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम नहीं आएगी। भाई चेंज इन वोल्टेज तो उतने का उतना है दोनों केस में। यहां से यहां पे चल रहे हो तब भी 10 वोल्ट का चेंज है, इधर से इधर आ रहे हो तब भी कितने वोल्ट का चेंज है? 10 वोल्ट का चेंज है। चेंज इन वोल्टेज तो उतने का उतना है, ठीक है, बट चेंज इन लेंथ यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा है। तो आप बताओ मैक्सिमाइज करना है ना अपने को, तो इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि उस डायरेक्शन में पोटेंशियल मैक्सिमम रेट से चेंज हो रहा है, समझ आया? और मैंने आपको बताया कि उसका नेगेटिव मतलब जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल मैक्सिमम रेट से डिक्रीज होता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो डिक्रीज तो देखो ना, 10 इधर है 0 इधर, तो डिक्रीज तो इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। आपको समझ आया? और एक और चीज बताइए, अगर मैं ये लिखूं ग्रेडियंट ऑफ V डॉट dl फ्रॉम A to B विद माइनस साइन, ये माइनस को चलो छोड़ो, ये क्या आएगा बताओ जरा? पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A, करेक्ट है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी तो पढ़ा हमने, ठीक है? अब जरा देखिए, ग्रेडियंट ऑफ V की जगह पे क्या लिख सकता हूं? E माइनस E। ग्रेडियंट ऑफ V इज इक्वल टू क्या होगा? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इज इक्वल टू फ्रॉम A to B माइनस E डॉट dl। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन पोटेंशियल। E डॉट dl क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन पोटेंशियल। आप समझे? अगर मैं A से B पे जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई चार्ज है, उसकी वजह से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं A पॉइंट से B पॉइंट पे चलूंगा तो मेरा पोटेंशियल चेंज होगा, और कितना चेंज होगा? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और वो ये होगा, समझ आया? E डॉट dl। कोई दिक्कत तो नहीं? आपको ये थ्योरम समझ आई क्या? ये कंसेप्ट समझ आया? ये क्या चीज होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लो। एक और चीज जरा देखिए, एक और चीज जरा देखिए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आप बताओ? ये कह रहा है कि मैं A से B पे अगर मैं आया तो कितना मेरा पोटेंशियल चेंज होगा, वो बता रहा है। अगर मैं वापस A से A पे ही आ जाऊं, क्लोज इंटीग्रल कर दूं, क्लोज ए सर्कल लगा दे, सर्कल का क्या मतलब होता है? क्लोज इंटीग्रल। अगर मैं A से घूम के वापस A पे आऊं तो कितना पोटेंशियल में चेंज आएगा? ये बन जाएगा 0। और ये कौन सा आप पढ़ते हो नेटवर्क में, इसको क्या पढ़ते हो? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये बन जाएगा KVL, ठीक है भाई, इसको हम बोलेंगे KVL। क्लोज इंटीग्रल E डॉट dl इज इक्वल टू 0। आप समझ रहे 0 क्यों बनेगा? बिकॉज़ जिस पॉइंट पे आप चले थे उसी पॉइंट पे आप वापस आ गए, तो चेंज इन पोटेंशियल तो 0 आएगा,
उस जिस पॉइंट से चले आप उसी पॉइंट पे आओगे तो इसका मतलब वो बन जाएगा 0। इसको हम क्या बोलते हैं? केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, ये हर जगह ट्रू नहीं होता। क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएल हर जगह 0 नहीं होता। खैर आप जरा देखें ना, वैसे मैं बताऊँ क्या बनेगा। अगर आपने क्लोज लगा दिया, क्लोज का मतलब है ए से चले ए बी आ गए, इसका मतलब ये बनेगा पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट ए। ठीक है, क्या बनेगा ये? 0। और केवीएल आप यही पढ़ते थे, किसी भी क्लोज लूप में अगर आप चलते हो टोटल वोल्टेज क्या आएगी? 0। तो ये केवीएल। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया ग्रेडियंट का क्या मतलब है और उससे आगे थोड़ी सी थ्योरी भी मैंने उसके साथ कनेक्ट कर दी है। हाँ जी, जो ग्रेडियंट हम पढ़ रहे हैं उसमें x y z की डायरेक्शन है, ये अकेला एक डायरेक्शन में लिखा है, मतलब x में ये नहीं आप जरा देखो, जो डीएल मैंने लिया ना, डीएल के अंदर तीनों डायरेक्शन है, समझे? जो डीएल में चल रहा हूँ तीनों डायरेक्शन में चल रहा हूँ, इसलिए मैंने जनरलाइज, इसलिए मैंने डीएक्स नहीं लिया या डीवाई नहीं लिया या डीआर नहीं लिया, इसमें तीनों डायरेक्शन आप समझे क्या? तो वो अपने आप आ जाएगा, जनरलाइज है डीएल। करेक्ट है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट तरह देखिए। आगे रब कर दूं भाई, मैं इसको रब कर दूं। समझ आया ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? निकालने का तो बड़ा आसान तरीका, अगर सिर्फ ग्रेडियंट पूछा है तो आप क्या लगाओ? h1 h2 h3 u1 u2 u3, काम खत्म। ठीक है, लेकिन उससे आगे की थ्योरी मैंने बता दी है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब क्या होता है, इसके मीनिंग से आप आइए। थ्योरम याद मत कीजिए, इसका मतलब याद कीजिए। इसका मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ f का मतलब होता है चेंज ऑफ f पर यूनिट लेंथ, और इसके साथ एक डायरेक्शन भी है। लेकिन अगर मैं डीएल लेंथ चल रहा हूं तो कितना चेंज आएगा f में? भाई ये है पर यूनिट लेंथ में चेंज को बता रहा है, तो डॉट डीएल कर देंगे तो डीएल लेंथ में कितना चेंज आएगा वो पता चल जाएगा। और अगर मैं लंबी लेंथ चल रहा हूं मान लीजिए, तो इंटीग्रेट कर दो तो वो आएगा फाइनल f माइनस इनिशियल। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। तो एक थ्योरम बन गई है और इस थ्योरम पे केवीएल जुड़ा हुआ है। इस थ्योरम से मैंने किसको डिराइव किया है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिससे पूरा नेटवर्क थ्योरी बन गई है। तो इसका मतलब एक बात तो हमें पता चल गई कि जो नेटवर्क थ्योरी जो सब्जेक्ट है वो कहां से निकला है? वो यहीं से निकला है। अभी आप देखना केसीएल भी पढ़ोगे आप, ठीक है, केवीएल केसीएल फिर नेटवर्क थ्योरम आप पढ़ोगे। नेटवर्क की जो नेटवर्क थ्योरम जो आती है वो इसी सब्जेक्ट से जुड़ी होंगी, तो आपको एक तरह से सारी चीज इसी सब्जेक्ट में पता चलेगी। चलिए रब कर दूं, लेकिन ये सब्जेक्ट आसान नहीं है अभी, इसको समझना मुश्किल है ना, आप रटते हो इसलिए समझ नहीं आता है। रट्टा मारोगे कुछ पता नहीं लगेगा क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है। जब आप पहली बार देखोगे तो आपको लगेगा यार पता नहीं क्या है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ऐसे है, रट्टा मारने से नहीं समझ आएंगे, आप इनका मतलब समझिए तभी आपको याद रहेंगे सब चीज। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, डीएल आपने लिखा है तो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोजेक्शन डीएल डायरेक्शन। हाँ, तो इज इट इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट, देखो ग्रेडियंट ऑफ V के बराबर होती है ना, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल चेंज होगा वो बता रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप डीएल लेंथ चल रहे हो तो कितना पोटेंशियल चेंज होगा? ये लेंथ देख लो कितना पोटेंशियल चेंज होगा, पता चल जाएगा। और अगर आप लंबी लेंथ चल रहे हो, एक पॉइंट से बी पॉइंट दूर की डिस्टेंस पे जा रहे हो, तो आप क्या करते हो उसको इंडिकेट, तो इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रही है? चेंज इन पोटेंशियल। तो ठीक है, उस तरह से भी आप सोच के देखो तो सही आएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेगा। हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है, बताऊंगा। आप आगे की सिचुएशन कई सारी पढ़ोगे जहां पे क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएल जो होता है, मतलब क्लोज लूप में जो टोटल वोल्टेज जो होती है वो 0 नहीं होती, वो होती है माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। आपको मैं बताता हूँ, आपको जरा पुरानी बात याद दिलाता हूँ। आपने पढ़ा है कि कोई भी क्लोज लूप है, अगर उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है तो उस लूप में क्या होगा? अगर फ्लक्स चेंज कर रहा है उस लूप में, तो उस लूप में टोटल वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है। इसका मतलब उस लूप में टोटल वोल्टेज 0 नहीं होती। मान लीजिए कोई लूप बना दूं मैं, यहाँ पे कोई कॉइल बना दूं, जैसे कि देखिए मेरे पास एक कॉइल है, मे बी ये कॉइल, ये एक कॉइल है। इसके अंदर से अगर मैं मैग्नेट को चेंज करने लग जाऊं, अगर मैं मेरे पास कोई मैग्नेट है और उसको मैं अगर अप डाउन करने लग जाऊं, इसके ऐसे ऐसे करने लग जाऊं, तो बेसिकली जो फील्ड है वो इसके अंदर से जो फील्ड पास हो रही है वो चेंज होगी। जब मैं इसके पास में लाऊंगा तो ज्यादा फील्ड इसके अंदर से जाएगी, दूर ले जाऊंगा तो इसमें से कम फील्ड पास होगी। तो जब मैं इसको ऐसे से कर रहा हूं तो बेसिकली इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो अगर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इसके टर्मिनल पे क्या बन जाएगा? वोल्टेज। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, 0 नहीं होगा, जबकि ये क्लोज लूप बने हुए, ये तो क्लोज लूप है, लेकिन क्लोज लूप में भी कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा? अगर मैं बल्ब लगा दूं मान लीजिए इसके टर्मिनल के क्रॉस, यहां पे अगर मैं बल्ब लगा दूं और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने लग जाऊं तो बल्ब ग्लो करेगा। ये बल्ब आपका ग्लो करेगा। ट्रांसफॉर्मर नहीं है ये,
ट्रांसफॉर्मर का यही कंसेप्ट होता है, ये आप पढ़ोगे आगे। तो इसका मतलब क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएल जब आप करो चलोगे, क्लोज इंटीग्रल में वोल्टेज का चेंज देखोगे तो अब यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, अब तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज बनेगा, और वो कितना होगा -95/dt, -95/dt, ठीक है, तो जीरो नहीं होता। तो ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है केवीएल। केवीएल कहता है कि क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएल जीरो होता है, क्लोज लूप में अगर मैं चलूं तो टोटल वोल्टेज का चेंज कितना होता है, जीरो। केवीएल तो ये कहता है, ये है वोल्टेज का चेंज, यही तो है ना वोल्टेज का चेंज इन वोल्टेज, तो ये है ना। और क्लोज लूप में चले आप तो टोटल चेंज इन वोल्टेज तो क्या होना चाहिए, जीरो। ये केवल तब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड ना प्रेजेंट हो, और वो भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी लूप में प्रेजेंट नहीं है और उस लूप में अगर आप चल रहे हो क्लोज लूप में तो वोल्टेज क्या आएगी, जीरो। लेकिन अगर किसी लूप में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा हो रही है, उस लूप में होल्ड नहीं करेगा ये, समझे। तो ये ठीक नहीं है, केवीएल एप्लीकेबल नहीं होगा हर जगह। केवीएल इज नॉट एप्लीकेबल मतलब एवरीवेयर, ठीक है। आप लिख लो कहां पे एप्लीकेबल नहीं है। अभी तो अभी के लिए तो आप बस इतना लिखो कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होती है वहां पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। आगे इसको जनरलाइज बनाएंगे, आगे आपको एक जनरल फील्ड दूंगा जहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। आपको समझ आया, ग्रेडियंट समझ आया क्या, मुझे ये बताओ। मेरा मेन मकसद यहाँ पे ग्रेडियंट है, ये तो बाद में भी समझ आ जाएगा, ठीक है। बस ये समझ आ गए। चलिए, तो मैंने आपको बताया ग्रेडियंट क्या चीज होती है, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, और ये कैसे जुड़ा हुआ होता है। अब जरा देखिए नेक्स्ट, ग्रेडियंट स्लोप तो होता है जी। ग्रेडियंट क्या कह रहे हो, ग्रेडियंट स्लोप तो होता है ना, क्या कह रहे हैं, स्लोप। हाँ स्लोप, चेंज को, चेंज ही तो है ये भी। ग्रेडियंट ऑफ v का मतलब है चेंज इन v पर यूनिट लेंथ, चेंज इन v डिवाइड बाय चेंज इन x, चेंज इन y, चेंज इन z, तीनों डायरेक्शन आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो बेसिकली चेंज इन v विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन है, तो वही चीज है ग्रेडियंट का मतलब स्लोप ही होता है, ठीक है। चलिए भी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो मैंने बताया ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, निकालना तो बड़ा आसान है, h1 h2 h3 u1 u2 u3, लेकिन इसका मीनिंग समझना जरूरी है। और इससे हमने एक थ्योरम बना दिए भाई, इस थ्योरम को आप क्या नाम देंगे, अपना नाम देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका कोई नाम नहीं है या नाम होगा तो पता नहीं मुझे, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है आपका डाइवर्जेंस। आप लिखिए डाइवर्जेंस, नेक्स्ट लिखिए डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस इसको इस तरह से लिखाते हैं, लिखे इट इज एप्लीकेबल ऑन वेक्टर फील्ड एंड इट कन्वर्ट्स द वेक्टर फील्ड इनटू स्केलर फील्ड। इट इज एप्लीकेबल ऑन वेक्टर फील्ड, ये वेक्टर फील्ड पे अप्लाई होता है, एंड इट कन्वर्ट्स द वेक्टर फील्ड इनटू स्केलर फील्ड, ये वेक्टर फील्ड को स्केलर फील्ड में कन्वर्ट कर देता है, वेक्टर फील्ड को स्केलर फील्ड में कन्वर्ट कर देगा। ये वेक्टर फील्ड पे अप्लाई होता है और वेक्टर फील्ड को स्केलर फील्ड में कन्वर्ट कर देगा। थिंक इज ये यूज कहां होता है, डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या होता है। देखो कोई चीज कितनी डाइवर्ज हो रही है ये हमें पता चलेगा डाइवर्जेंस से, और कहां कब कब निकालते डाइवर्ज। जैसे आप मेरे लाइट ट्यूब चल रही है तो ट्यूब से कितनी फोटोन निकल रहे, डाइवर्ज हो रहे, ठीक है। कितने कितने कोई चीज कितनी डाइवर्ज हो रही है, मेरे से कितनी लाइट निकल रही है, डाइवर्ज हो रही है, वो चीज। जैसे चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है तो कितने फील्ड डाइवर्ज हो रही है, कितनी फील्ड डाइवर्ज है, जिसको हम फ्लक्स बोलते हैं। तो इसका मतलब गॉस लॉ से रिलेटेड है। गॉस लॉ में नहीं पढ़ते हो आप, टोटल फ्लक्स कितना निकलता है, तो बेसिकली ये गॉस लॉ से रिलेटेड होता है, वहां पे आप पढ़ोगे इस चीज को, ठीक है। तो मैंने बताया कि डाइवर्जेंस क्या चीज होती है, कोई चीज कितना डाइवर्ज हो रहा है, अगर वो चीज निकालनी हो तो उसको हम इस तरह से निकालेंगे डाइवर्जेंस। अब अगर तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है मान लीजिए, तो समझ लो वो फील्ड जो है वो डाइवर्ज हो रही है। अगर ये माइनस आ जाए तो इसका मतलब फील्ड कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, वो फील्ड कन्वर्ज हो रही है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो नहीं। अब एक बात और बताइए, अगर कोई फील्ड जहां से शुरू हुई वहीं पे खत्म भी हो रही है तो नेट डाइवर्जेंस क्या आएगा उसका, जीरो। इसका मतलब जहां से निकला वापस वहीं पे वापस आ गया। और ऐसी कौन सी फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, जैसे देखो नॉर्थ साउथ है, परमानेंट मैग्नेट ले लो, तो जहां से फील्ड निकलेगी वापस वहीं पे आएगी, समझे। मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज क्लोज लूप में होती है। इसका मतलब डाइवर्जेंस ऑफ बी क्या होगा, जीरो। डाइवर्जेंस ऑफ बी इज जीरो। मैक्सवेल की ये मैक्सवेल इक्वेशन, हम 4 इक्वेशन पढ़ना चाहते हैं मैक्सवेल की। अगर हमने 4 इक्वेशन को समझ लिया, समझ लो पूरी दुनिया समझ जाएगी, ठीक है। तो वो दुनिया समझने वाला कंसेप्ट हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हमें समझ में आए क्या, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज जीरो। क्यों, क्योंकि बी ऑलवेज किस में होती है,
क्लोज लूप में जहां से निकलेगी वहां पे वापस जरूर आएगी। इसका मतलब इसका नेट डाइवर्जेंस क्या आएगा? जीरो। डाइवर्जेंस ऑफ बी इज जीरो। मैक्सवेल की पहली इक्वेशन, पहली या दूसरी जो भी है, फिलहाल तो पहली है क्योंकि हम पहली पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहली बार हमने पढ़ा है तो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन आ गई। जरा देखिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस भी जीरो होता है क्या? नहीं। जरा देखो वो क्लोज लूप नहीं बनाती कभी भी। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है उससे फील्ड क्या होती है? निकलती है। क्या वापस आती है क्या इसके पास? वापस तो नहीं आती। तो इसका मतलब इसका डाइवर्जेंस तो पॉजिटिव आएगा। पर सब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है उसमें तो मेरे ख्याल से होता है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल के अगर आप डाइपोल का देख रहे हो, मान लीजिए प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो बताओ डाइवर्जेंस क्या है? इसकी फील्ड का डाइवर्जेंस क्या आएगा? नहीं। वो डिपेंड करेगा कहां से डाइवर्जेंस, कोई सरफेस तो होगा, छोटा मोटा सरफेस तो लेना पड़ेगा ना जिससे आप डाइवर्जेंस देख रहे हो। आप मेरे को कह रहे हो मेरे से कितनी फील्ड डाइवर्ज हो रही है वो देख रहे हो आप, तो मेरा सरफेस नहीं है बॉडी का, ठीक है। अगर आप कह रहे हो ट्यूब से कितनी लाइट डाइवर्ज हो रही है, तो ट्यूब का तो सरफेस है उसका, उस सरफेस से देख रहे हो कितनी डाइवर्ज हो रही है चीजें, नहीं समझे? तो एग्जैक्टली आपको कोई सरफेस तो लेना पड़ेगा ना जिसमें से डाइवर्जेंस देखना पड़ेगा। अगर आपने सरफेस ऐसा लिया जिस सरफेस के अंदर क्लोज सरफेस लेना पड़ेगा, क्लोज सरफेस ऐसा लिया जिसके अंदर ही डाइपोल लाई कर रहा है, तो समझ लो डाइवर्जेंस क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? जीरो। क्योंकि जितनी निकलेंगी, जितनी फील्ड निकलेंगी उतनी उस सरफेस के क्या आएंगी? अंदर आएंगी। तो इसका अंदर नेट डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा? अब आप समझ गए होंगे ये किससे रिलेटेड है? फ्लक्स। ये फ्लक्स से रिलेटेड है, आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से ऐसे, ठीक है। तो डाइवर्जेंस किससे रिलेट करता है? फ्लक्स से, वो हम देखेंगे आगे। लेकिन मान लीजिए, सुनिए, अगर आपने क्लोज्ड सरफेस जो डाइपोल है वो ऐसे थे, उनके बीच की डिस्टेंस थी डी, एक प्लस था एक माइनस था, लेकिन जो क्लोज सरफेस लिया वो बस इतना लिया, क्या आप डाइवर्जेंस जीरो आएगा? नहीं। आप तो यहां से निकलेंगे नेट, यहां पे वापस कहां आ रही है? आप समझे क्या? यहां पे डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस डिपेंड कर रहा है सरफेस पे। क्लोज्ड सरफेस जिसमें से आप डाइवर्जेंस देखना चाहते हो, जिस सरफेस में से आप देखना चाहते हो कि कितनी डाइवर्ज होगी वो देखना चाहते हो, तो आपको वो सरफेस अज्यूम करना पड़ेगा। आप समझे क्या? उस सरफेस में से तो डाइवर्जेंस बनेगा, अदरवाइज डाइवर्जेंस कहां से देखोगे? क्लियर है मेरा पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी। तो इस सरफेस के सराउंडिंग में जो चीजें होंगी उनको नहीं कर सकते, जैसे इसमें माइनस क्यू आप लोग देखेंगे, माइनस क्यू इसमें छोटे सरफेस में, हाँ इसमें इसका इफेक्ट भी तो आएगा। आएगा, बट हमें कोई टेंशन नहीं लेनी इससे। हमने तो बस ये देखना कि इसकी फील्ड का कितना डाइवर्जेंस है बस, क्योंकि इस सरफेस में तो केवल इसी की फील्ड एग्जिस्ट करेंगी, जो इससे निकलेंगे वही तो इस सरफेस को पार करके जाएंगी। आप बोलोगे सर माइनस वाली फील्ड भी तो आएंगी, हाँ माइनस वाली जो फील्ड आएंगी वो जितनी यहाँ पे एंटर करेंगी उतनी यहाँ से क्या कर जाएंगी? लीव कर जाएंगी। इसका मतलब इसका नेट इफेक्ट क्या आएगा डाइवर्जेंस का? जीरो। आप समझे? इसकी जैसे मान लीजिए मैं कोई चार्ज यहाँ पे रख दूं और मैं बोलूँ इस सरफेस में से डाइवर्जेंस बताओ कितना आएगा, इसकी जो फील्ड आएगी चार्ज की वजह से, वो इस सरफेस, यहाँ पे कोई स्फीयर ले लो, चार्ज आपका यहाँ पे रखा हुआ है और मैं बोलूँ इस स्फीयर में से कितना डाइवर्जेंस आएगा, तो जितनी फील्ड इस स्फीयर के अंदर एंटर करेंगी उतनी बाहर निकल जाएंगी। इसका मतलब नेट डाइवर्जेंस क्या हुआ? जीरो। इस केस में कोई डाइवर्जेंस नहीं आएगा अगर चार्ज बाहर रखा है तो। लेकिन अगर कोई चार्ज अंदर रखा है तो इसका मतलब उस चार्ज से क्या निकलेंगी? सारी फील्ड बाहर आएंगी, तो इसका मतलब इस सरफेस से भी फील्ड सारी सारी क्या निकलेंगी? बाहर निकलेंगी। इसका मतलब उस केस में डाइवर्जेंस आएगा। लेकिन इस सरफेस के अंदर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं और एक कौन सा नेगेटिव चार्ज रख दूं, तो नेट डाइवर्जेंस क्या आएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकली, नेगेटिव ने वापस बुला ली उतनी की उतनी, समझे? तो नेट डाइवर्जेंस कितना हुआ? जीरो। लेकिन अब आप बोलोगे सर फिर तो यहाँ पे ऐसा हो जाना चाहिए, यहाँ पे कभी नहीं होगा। क्यों भाई? जरा देखिए, इसका एक और मीनिंग है डाइवर्जेंस ऑफ बी का, एक और मतलब है, जरा बताता हूं इसका क्या मतलब है। आप मैग्नेट को तोड़ दीजिए, आपको लग रहा है कि मैग्नेट में मजे आ जाते अगर सिर्फ एक ही पोल होता तो। नॉर्थ से ऑलवेज फील्ड क्या होती है? निकलती है, एयर के अंदर निकलती है और साउथ में एंटर करती है। अब आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, मैं ऐसा ले लेता हूं क्लोज लूप, ऐसा क्लोज लूप लिया जिसमें केवल नॉर्थ पोल मैंने ले लिया, तो डाइवर्जेंस जीरो नहीं होना चाहिए? अगेन जीरो होगा। जरा देखिए कैसे, यहां से फील्ड निकली, यहां से वापस आ रही है नहीं, तो जितनी यहां से निकलेंगी, यहां से जितनी यहां से निकली सारी की सारी कहां से आएंगी? वापस यहां से वापस आ जाएंगी। आप समझे? तो डाइवर्जेंस जीरो है। आप बोलोगे सर तोड़ दो इसको, तोड़ते ही नॉर्थ का दूसरा साइड क्या हो जाती है? अपने आप बीच में से तोड़ दिया तो ये अपने आप साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा। आप समझे? मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, इसका दूसरा मीनिंग है। इसको मैं देसी भाषा में अगर मैं बोलूं, इसका मतलब है मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट।
मोनोपोल का मतलब सिंगल पोल, सिर्फ नॉर्थ पोल या सिर्फ साउथ पोल, कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर अकेला एग्जिस्ट कर गया, आप इमेजिन कीजिए केवल नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज इससे क्या होंगी, लीव करेंगे। तो क्या डाइवर्जेंस जीरो बनेगा? क्या नहीं बनेगा। इसका मतलब डाइवर्जेंस इक्वल टू जीरो होने का एक थ्योरेटिकल मीनिंग क्या है? मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। आप लिख लीजिए डाइवर्जेंस ऑफ बी जीरो माने मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई होप आपको समझ आया। ठीक है भाई, मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। आगे बढ़े। हाँ जी, जैसे फैराडे केज होता है उसके अंदर इन्फ्लुएंसेस को फर्क नहीं पड़ता, तो उसमें नहीं, फैराडे केज में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो उसमें तो सराउंडिंग फील्ड होती है, तो आती है चली जाती है, तो डाइवर्जेंस का कोई कंसेप्ट नहीं है उसमें। उसमें आप कहाँ डाइवर्जेंस लगा रहे हो? उसी के सरफेस के ऊपर, अगर केज के सरफेस के ऊपर मैं चेक हाँ, उसमें आप चेक करो क्या दिक्कत आएगी उसे, बताओ क्या करें उससे। उसमें जीरो आएगा, बट फिर भी उसके अंदर चार्ज एक ही पड़ा, उसमें जैसे दो तरह के चार्जेस नहीं होंगे ना। समझा नहीं क्या कह रहे हो? सर इसमें जो सरफेस हम कंसीडर करते हैं वो इमेजिनरी सरफेस होता है और प्रैक्टिकल ले लो चाहे इमेजिनरी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या दिक्कत है? अगर मान लीजिए कोई चार्ज है और मैं यहाँ पे कोई केज ले लूं, तब भी सेम आंसर आएगा। आप बोलोगे सर चार्ज इंड्यूस कर देगा इसके ऊपर चार्ज दूसरा, कर लेने दो, क्या दिक्कत है? यहाँ पे अंदर की तरफ माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और क्योंकि बॉडी एज ए होल क्या है, ये सरफेस एज ए होल क्या था, न्यूट्रल, तो अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज आया तो इसके बाहर की तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जरा देखिए क्या होगा, यहां से यहाँ पे फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव है तो फील्ड ऐसे जाएगी, और बाहर फिर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से फिर बाहर निकलेंगे फील्ड, इस तरह की फील्ड हो जाएंगी। आगे पढ़ोगे आप ये सब चीज, अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, मुझे पता है, ठीक है। तो मैंने आप आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो केस वगैरह उससे कोई परेशानी नहीं है। तो आपको डाइवर्जेंस ऑफ बी समझ आया क्या? पहले मुझे बताओ। ये समझ में आ गया सर, लेकिन अब यही होता है तो मुझे ये लग रहा है कि चार्ज वाले में भी तो हम ऐसे कर सकते हैं। आप चार्ज वाले को छोड़ दो, फिलहाल वो आगे की चीज है, अभी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी बाकी है, तब आपको समझ आएगा। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ आप जंप मत करो आगे, ठीक है, क्योंकि आप कई सारी इन्फॉर्मेशन छोड़ के जंप कर जाते हो, आपके दिमाग में एकदम से ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। और दूसरी बात, एक और चीज याद रखिए, पुरानी हिस्ट्री को भूल जाओ, ठीक है। आपको पता नहीं 12वीं 11वीं क्लास में क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, चीजें बदल गई है भाई, ठीक है, और पढ़ाने वाले भी बदल गए, ठीक है। तो बेहतर है आप उस जो आप सीखा है आपने, ठीक है, उसके बाद फेंक दो, निकाल दो, ठीक है, क्योंकि तभी आप यहाँ पे बैठे हो। तो आप देख लेना, अगर आपको फिर से यहाँ पे बैठना है अगले साल, तो आप दिमाग में रखना उन सब चीजों को, और अगर आपको सक्सेस लेनी है उसको छोड़ दो भाई, ठीक है। जो आप पढ़ के आए हो दिमाग से निकाल दो, ठीक है। अब नई चीज सीखी, तो मैंने बताया डाइवर्जेंस ऑफ बी जीरो माने जितना निकलेगा उतना, अच्छा किसी भी फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जितनी वो फील्ड निकल रही है उतनी वापस आ रही है, सीधी सी बात है भाई। उसका वो डाइवर्ज हो ही नहीं थी, समझे? चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऐसी नहीं होती, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड ऐसी होती है जिसमें, तो इसका मतलब वो साइक्लिक होती है। तो जिस फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो आ जाए उसको हम बोलते हैं सोलेनोइडल फील्ड। अगर डाइवर्जेंस जीरो हो उसको बोलते हैं सोलेनोइडल फील्ड, मतलब वापस साइक्लिक फील्ड, आप ये कह सकते हो सोलेनोइडल फील्ड। उसको क्या नाम देते हैं? सोलेनोइडल फील्ड। जिसका डाइवर्जेंस जीरो है उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस लेस फील्ड, डाइवर्जेंस लेस फील्ड और सोलेनोइडल फील्ड, सोलेनोइडल फील्ड और डाइवर्जेंस लेस फील्ड, ठीक है भाई। आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, चलिए नेक्स्ट चला देखिए। अब निकालते कैसे, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया इसका कि डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है। ये बताता है कि नेट कितना डाइवर्ज हो रहा है कोई चीज, ठीक है, कितना चीज कोई चीज निकल रही है, ठीक है, बाहर की तरफ। जैसे पंप चलता है ना ट्यूबवेल पे, तो पंप से पानी कितना निकल रहा है, कितना फ्लक्स निकल रहा है उसका, वो कितना डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली वैसा ही फिनोमेना होता है। हर एक बंदे से लाइट निकलती है, मेरे से लाइट निकल रही है, ठीक है, जितनी मेरे पास आ रही है क्या सारी निकल रही है? नहीं, तो इसका मतलब मेरे पास लाइट क्या हो रही है, असल में डाइवर्ज नहीं हो रही, आ रही है ज्यादा, निकल रही है कम, इसका मतलब कन्वर्ज हो रही है। मेरे यहाँ पे कन्वर्जेंस है, ठीक है, आपकी बॉडी में कन्वर्जेंस है, लाइट का कन्वर्जेंस है, ठीक है। तो चलिए जरा देखिए, अब इसका जरा निकालते कैसे, इसका क्या फंडा होता है निकालने का। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो आप याद रखिए, 1/, कोई भी फील्ड है, वेक्टर फील्ड, अगर उसका डाइवर्जेंस निकाले तो वो तो फॉर्मूला है, वो तो जस्ट एक नंबर लेने का तरीका है, ठीक है। ये सब्जेक्ट नंबर लेने तक की सीमित मत रखिए, नंबर तो वैसे भी आ जाएगी, नंबर तो आप मैथ सीख जाओ, मैथमेटिक्स आपको आंसर निकालना है, आंसर तो फॉर्मूले से भी आ जाएगा, ठीक है। बट थिंग इज आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है सब्जेक्ट की, तभी आप कंसेप्ट इंजीनियरिंग को समझ पाओगे, ठीक है। 1/h1 H2 del by del U1 of H2 H3 F U1। इस बार F जो है वेक्टर है,
और F के पास तीन डायरेक्शन है, तीन कंपोनेंट है, कौन कौन से? FU1 U1 कैप, FU2 U2 कैप, FU3 U3 कैप। इस बार तीन डायरेक्शन है F के पास, वेक्टर है ना ये, और वेक्टर पे अप्लाई हो रहा है डाइवर्जेंस। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है 1/H1 H2 H3 del by del U1 H2 H3 FU1 प्लस del by del U2 H1 H3। देखो 2 आ गया ना, 2 आ गया, यहाँ पे 2 मत लिखो, ठीक है। H1 H3 FU2 प्लस del by del U3 H1 H2 FU3। बड़ा आसान है, ध्यान रखना। बोला देखिए कैसे, मतलब आप शुरू में दिक्कत आएगी, शुरू में तो सबको दिक्कत आती है पहले उस चीज को देखने में, धीरे धीरे लिखोगे तो अपने आप हो जाएगा। देखो याद रखने का तरीका मैंने कैसे याद रखा है, क्योंकि तीन कंपोनेंट है इसके, ठीक है। तो यहाँ पे U1 है तो यहाँ पे FU1 आएगा, और क्योंकि 1 सबस्क्रिप्ट आ गया तो यहाँ पे 1 मत लिखिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे U2 है तो यहाँ पे FU2 आएगा, और जो 2 सबस्क्रिप्ट है उसको मत लिखिए। अगेन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे U3 आ गया, 3 सबस्क्रिप्ट को नहीं लिखना, करेक्ट है भाई, समझ आया? तो इस तरह। अच्छा दूसरा, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं है, U1 कैप U2 कैप, ये स्केलर फील्ड है, ये स्केलर आंसर आएगा, आप समझे? क्लियर है? तो डाइवर्जेंस निकालना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, आपको बस DL पता होना चाहिए, या फिर F आपको जो दे रखा है आपको ये पता होना चाहिए कि जो F है वो कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में, क्योंकि अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पता चल गया तो उससे आपको H1 H2 H3 U1 U2 U3 पता चल जाएगा, और आप इजीली डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन कर ले, देख ये x कैप है, ये y कैप है, ये z कैप है, और मुझे कोई फील्ड दे रखी है 25 कैप, ये फील्ड दे रखी है 25 कैप। इसका मतलब आप बता सकते हो कैसी फील्ड है? ये लिखा हुआ है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, लिखा हुआ है, दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये दिया हुआ आपको। इसका मतलब कैसी फील्ड है? सिलेंड्रिकल तो है, बट क्या आप इसको विजुलाइज कर सकते हो क्या कैसी है? और 20 अपॉन में भी आप लिख लो r स्क्वायर, 20 अपॉन r स्क्वायर 5 है, इस तरह का कर लो। इसका मतलब आप बताओगे कैसी है? ये सिलेंड्रिकल है, 5 डायरेक्शन क्या होती है? टेंजेंशियल, टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है सिलेंडर में 5 है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और जितना आप डिस्टेंस पे जाओगे उतनी कम हो जाएगी। और ये इसका तो ये कौन सी फील्ड है? करंट की वजह से, करंट की वजह, अगर कोई करंट स्ट्रेट वायर में कोई करंट है तो उसकी वजह से क्या आती है सराउंडिंग में? क्या आती है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती सराउंडिंग में, करंट की वजह से फ्लक्स नहीं आता सराउंडिंग में, तो फ्लक्स जो सर्कुलर फ्लक्स आता ना, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर नहीं आती। और यार एक करंट जा रहा है ऐसे, तो उसके सराउंडिंग में चुंबक बन जाती है, ठीक है। तो वो है, और जितना डिस्टेंस पे जाओगे उस चुंबक की स्ट्रेंथ क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है। तो बेसिकली वो फील्ड है, ये फील्ड है। अब आप बताइए इसका डाइवर्जेंस, इसका डाइवर्जेंस बताइए। और ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है? सिलेंड्रिकल। आप डाइवर्जेंस निकालिए क्या आएगा, बताइए जरा। फाइंड इट्स डाइवर्जेंस, ध्यान से कीजिएगा, भी गलती नहीं करनी, बस कहानी से H1 H2 H3 पे है बस। अगर H1 H2 H3 आपको समझ आ गया, मजे आ जाएंगे। क्या ये सोलेनोइडल फील्ड है? आप बताइए। अगर तो डाइवर्जेंस 0 आ गया, माने सोलेनोइडल फील्ड है, अगर नहीं आया तो नहीं है। आपको जरा देखो, आपको ये फॉर्मूला लगा रहा है, लेकिन आपको H1 H2 H3 U1 U2 U3, बताओ इसमें कौन सा कंपोनेंट है? U F के पास U2 कंपोनेंट है, सिलेंड्रिकल में U2 5 होता है, ठीक है। इसका मतलब आपके पास FU2 है, बस ये वाला कंपोनेंट, ये तो सारे 0 जाएंगे फिर, क्योंकि FU1 और FU3 तो 0 है। सिलेंड्रिकल में U2 कंपोनेंट है, 5 कैप है ना, अब 5 कैप कौन सी डायरेक्शन होती है? U2 कैप। सिलेंड्रिकल में आप देखो ना U2 को 5 डायरेक्शन लिखते हैं, तो इसका मतलब ये जो है ये आपका FU2 है, ठीक है भाई। FU2 आपको पता चलेगा, आप इन दोनों को फिर 0 कर दो, क्योंकि FU1 और FU3 तो है ही नहीं, ठीक है। अब बताइए इसमें फॉर्मूला लगाइए। H1 H2 H3 सिलेंड्रिकल में क्या होता है? 1/r। H1 is 1, H2 is r, H3 is 1, ठीक है। तो 1/r अंदर क्या है बताओ जरा?
डेल बाई डेल u2 माने 5 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और किसका डेरिवेटिव 20 बाई आर स्क्वायर इंटू h1s3 h1s3 इज 1, तो लिखने की जरूरत नहीं। अब बताओ उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0, आंसर इज 0। इसका मतलब ये तो मैग्नेटिक फील्ड थी, हम पहले ही जानते थे, और मैग्नेटिक फील्ड का डायवर्जेंस क्या होता है 0, हमने देखो फॉर्मूले से प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब ये कैसी फील्ड है, सोलेनोइडल है क्या, बिल्कुल डायवर्जेंस लेस फील्ड है ये, इसका मतलब सोलेनोइडल फील्ड है, समझ आए आप। चलिए एक और चीज देखते हैं, एक और चीज देखते हैं। मैंने कर दिया को लिखे अभी सबने, एक बार लिख लो। फाई कैप की तरफ है, कैसे रखना है सिलेंड्रिकल में, देख लो यार, ये पुट करना तो बच्चे वाला काम। और ये हमें पहले ही कैसे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड, ये तो मुझे ऐसे मुझे थोड़ा सा आगे की जानकारी थी मेरे पास, ठीक है। आगे की क्या जानकारी थी, मैं जानता हूं कि करंट अगर किसी वायर में ऊपर की तरफ है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उसके साइड ऐसे टेंजेंशियल घूमती है, तो इसलिए मैंने जानबूझ के ये फाई कैप डायरेक्शन दी, सो दैट टेंजेंशियल डायरेक्शन आ जाए। और मैं जानता हूं जितना आप डिस्टेंस पे जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। ये भी मैंने उस जानबूझ के दिया। तो इसका मतलब मैंने नहीं बोला ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने बोला ये मैग्नेटिक फील्ड की तरह है, नहीं समझे, क्योंकि साइक्लिक है तो उसी की तरह है। मैग्नेटिक फील्ड भी तो साइक्लिक होती है, तो उसी की तरह है, तो उसकी तरह तो फिर डायवर्जेंस क्या आएगा 0। वैसे आप डायरेक्ट मत बोलिए, मुझे तो पता है क्योंकि मेरे दिमाग में चल रही है चीजें, मैं वहां से क्वेश्चन उठा रहा हूं, सोच रहे क्योंकि आगे आने वाली चीजें हैं। तो अभी आप बस एक क्वेश्चन की तरह लेके चलो इसको, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन है, आप अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करके आप चेक करो 0। आपको थोड़ा ना पता चलेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है, मुझे आंसर पहले से ही पता है कि इसका 0 आने वाला है, ठीक है। चल एक और जरा देखिए, एक और फील्ड देखिए, एक और डायवर्जेंस बताइए। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास एक फील्ड है, कोई एफ फील्ड है, और वो है k/r² r कैप, ये फील्ड है। इस बार इस तरह की फील्ड है इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपको दे रखा है इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपको ये फील्ड दे रखी है 1/r² r कैप, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। इसका डायवर्जेंस बताइए, इसका डायवर्जेंस बताइए। वैसे मैं बता दूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऐसी, एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, बाहर आती है ना, तो इसको आप ओरिजिन मान सकते हो चार्ज को, और r डिस्टेंस हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो आप पढ़ोगे आगे 1/q/4πε0 r², और डायरेक्शन क्या होती है बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ, माने रेडियली आउटवर्ड। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सोचो ना, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है, तो इसका मतलब मैं इसको लिख रहा हूं k, तो k/r² r कैप, इसका मतलब किस टाइप की फील्ड है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइप की है। वैसे आप मत सोचो इतना, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दो, बाद में समझ आएगा। आप फिलहाल बस आपको एक क्वेश्चन की तरह लेके चलो। इसका डायवर्जेंस बताइए सर। स्फेरिकल में तो r थीटा फाई होता है ना। हाँ, लेकिन r थीटा फाई जरूरी तो नहीं है तीनों डायरेक्शन अवेलेबल हो किसी फील्ड में, केवल r कैप डायरेक्शन है, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है केवल एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट हो उसमें। हाँ जी, 0 नहीं आएगा, 0 आ रहा है, ऐसे 0 आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन 0 कैसे हो सकता है आप बताओ, 0 कैसे आ जाएगा, 0 आ रहा है। हाँ माइनस 2k/r³, जरा देखें भाई, ये भी 0 आ सकता है, लेकिन उसका मतलब बदल जाएगा, उसका मीनिंग अलग होगा, क्योंकि हमने सरफेस तो लिया ही नहीं। कौन सा सरफेस है डायवर्जेंस भाई, आपको डायवर्जेंस बतानी तो चाहिए थी कौन सा सरफेस है, तो वो हमने नहीं लिया, क्या है वो मैं बाद में बताएंगे, पहले आप डायवर्जेंस निकालो। सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, 0 आने दो, ठीक है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि फील्ड का डायवर्जेंस 0 गया, उसका मीनिंग कुछ और है, वो हम देखेंगे। जरा देखिए पहले इसका डायवर्जेंस कैसे निकालें, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो 1/4 बताइए, h1h2 क्या बन जाएगा, r² sin थीटा, h1h2 की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि दे रखा है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपको गिवन है कि कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्फेरिकल। तो अब आप बताइए 1/r² sin थीटा, बताइए क्या है, डेल बाई डेल r ऑफ, बताइए क्या r² है, हाँ जी, r² sin थीटा k/r², बस आगे वाले तो कंपोनेंट आएंगे, आंसर इज 0, आंसर इज 0 ही आएगा, आंसर इज 0, इसका डायवर्जेंस 0 आएगा। अब जरा देखिए, आप बोलोगे सर डायवर्जेंस 0 क्यों आया, बिकॉज आपने ये तो बताया नहीं कि डायवर्जेंस कहाँ निकाल रहे हो,
इस सरफेस से निकाल रहे हो कि इस सरफेस से निकाल रहे हो कि इस सरफेस से कि इस सरफेस से? नहीं, अगर आप इस सरफेस में निकालोगे तो 0, इस सरफेस में निकालोगे 0, इस सरफेस में निकालोगे तो 0। सरफेस तो डिफाइन किया ही नहीं। तो इसका मतलब अपने आप इसने सरफेस अज्यूम किया इस फॉर्मूले में। कौन सा सरफेस? जिसकी रेडियस 0 है, पॉइंट पे। और पॉइंट से कोई डाइवर्जेंस नहीं होता, पॉइंट तो अपने आप में सरफेस है ही नहीं। तो डोंट वरी, आप इतना मत सोचिए, आप सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आप लगाइए, ठीक है? आपके पास अपने आप आंसर आएगा। वो आगे समझाएंगे आपको, गॉस लॉ समझाएंगे, तब आपको समझ आएगा असली कहानी, ठीक है? अभी आप सिर्फ मैथमेटिक्स सीखिए, इसका कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे डाइवर्जेंस निकाला जाता है, ठीक है? तो वो आप अभी सीखिए। डाइवर्जेंस इज 0, इसका डाइवर्जेंस 0 है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए नेक्स्ट जरा देखिए। तो डाइवर्जेंस निकाला है, वो जो सरफेस आप ले रहे हैं, एक तो पॉइंट हो गया, और वो जो जैसे आप वो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है? नहीं, कौन सा? ये वाला नहीं, जैसे एक रेडियस पे लगा दूसरे इक्विपोटेंशियल। आपको अभी मैंने इक्विपोटेंशियल कभी वर्ड यूज किया अभी तक पढ़ाते पढ़ाते? तो अभी आपको पूरी तरह से पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या डेफिनेशन होती है अच्छी तरह से, क्योंकि एक डेफिनेशन पता होगी, आप मत पूछिए, ठीक है? बिकॉज आप आगे भाग रहे हो, ठीक है? आप रुक जाइए, ज्यादा तेज दौड़ोगे तो लेट हो जाओगे, ठीक है? तो बेहतर थोड़ा स्लो स्लो चले। जरा देखिए भी, नेक्स्ट जरा देखिए, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आपको सब समझ आएगा। नेक्स्ट जरा देखिए, अब लिखिए कर, अब लिखिए कर। ये बड़ा बढ़िया ऑपरेटर है, कर्ल माने होता है रोटेशन, कर्ल माने होता है रोटेशन। मतलब कोई फील्ड किसी चीज को रोटेट कर सकती है कि नहीं कर सकती? अगर कोई फील्ड किसी बॉडी को रोटेट कर सकती है, इसका मतलब उस फील्ड का जो कर्ल होगा वो नॉन जीरो आएगा। अब आप बताओ, आप जो फैन घूम रहे हैं, इनमें कौन सी फील्ड काम कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबक है ना, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से घूम रहे हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाने की ताकत है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं घूम रहे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं लगा रहे हो आप? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ताकत नहीं है घुमाने की, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेशन करने की ताकत नहीं है। अदरवाइज तो क्या होता? अदरवाइज मैं यहाँ पे चार्ज पैदा करता और यहाँ पे फैन लगाता और फैन घूम रहा होता चार्ज की फील्ड की वजह से, मजे ना आ जाते, कोई कंजप्शन होता ही नहीं पावर का। एक चार्ज तो वैसे रख दिया मैंने, चार्ज पैदा करके चार्ज बना दिया, स्टैटिक चार्ज रख दिया, और स्टैटिक चार्ज की वजह से जो फील्ड निकल रही है वो फील्ड फैन को घुमा रही होती नहीं, बट वो नहीं घुमा पाती। तो कोई फील्ड किसी बॉडी को घुमा पाएगी कि नहीं घुमा पाएगी, ये कैसे चेक करें? कर्ल से, ठीक है? अगर किसी फील्ड का कर्ल नॉन जीरो आ गया, समझ लो उस फील्ड के अंदर घुमाने की ताकत है, उस फील्ड से आप बॉडी को रोटेट कर सकते हो। जो फील्ड है जिसका कर्ल नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब उस फील्ड के अंदर रोटेशन की ताकत है, वो रोटेट कर सकती है, ठीक है? वो बॉडीज को रोटेट कर सकती है, ठीक है? वो फील्ड आपको रोटेशन के लिए आप यूज कर सकते हो, उससे आप मोटर बना सकते हो, उससे आप कुछ भी। जरा देखते हैं ऐसी फील्ड कौन सी होती है, ठीक है? कर्ल पहले निकालते हैं कैसे। कर्ल का मतलब समझ आया क्या होता है? रोटेशन। कर्ल वेक्टर फील्ड पे अप्लाई होता है और आंसर भी वेक्टर ही होता है, आंसर भी एक वेक्टर ही होता है, ठीक है भाई? कर्ल आपका वेक्टर फील्ड पे अप्लाई होता है और आंसर भी वेक्टर ही होता है, ठीक है भाई? अभी निकालते कैसे, कर्ल को निकाला कैसे जाता है वो जरा देखिए। उसका एक फॉर्मूला है, कर्ल ऑफ एफ। अब एफ एक वेक्टर है, तो एफ के अंदर 3 कंपोनेंट हो गए, कौन कौन से? u1 कैप, u2 कैप एंड f(u1), f(u2), f(u3), 3 वेक्टर होंगे। तो इसका फॉर्मूला जरा देखिए क्या होता है। 1/h1 h2 h3, h1 u1 कैप, h2 ये डिटरमिनेंट है भाई, यहाँ पे मैट्रिक्स बनाऊंगा, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेना है। h1 u1 कैप, h2 u2 कैप, h3 ये पहली रो है। डेल बाई डेल u1 ये कहां से आया उसकी जरूरत नहीं है भाई, डेल बाई डेल u2, डेल बाई डेल u3, f(u1) h1 इंटू f(u1), h2 इंटू, ये याद हो जाएगा, इसको हम करोड़ों बार पढ़ने वाले हैं, h3 f(u3), इसको देखो भूल जाओ बस, तो याद रख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो चलिए जरा देखिए, ये है मेरा कर्ल का फॉर्मूला। इस तरह से कर्ल निकालते हैं किसी भी फील्ड में, और कर्ल हमें क्या बताता है? उस फील्ड के अंदर रोटेशनल कैपेबिलिटीज है कि नहीं। अगर किसी फील्ड का कर्ल 0 आ जाए, उस फील्ड को बोलते हैं इररोटेशनल फील्ड। इफ कर्ल इज 0, कर्ल किसी भी फील्ड का 0 आ जाए, उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं?
irrotational field. आप लिख लीजिए, if curl of any field is 0, that field is called irrotational field. उसको हम बोलते हैं irrotational field या फिर rotationless field. rotationless field, ठीक है, irrotational field और rotationless field. अगर कर्ल नॉन जीरो है तो इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे, रोटेशनल फील्ड. वो रोटेट कर सकती है बॉडीज को और उसको हम यूज करेंगे रोटेट कराने में, ठीक है. तो जो भी आप मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो, हवा की वजह से भी चीजें रोटेट करती है, पता है, पानी की वजह से भी चीजें रोटेट करती है. अब क्यों रोटेट करती है जरा देखते हैं, कर्ल कैसे निकालते हैं. देखिए आप जरा देखिए, मैं पहले थोड़े ग्राफिकल क्वेश्चंस ले रहा हूं. ये आपको एक्स दे रखा है और ये आपको वाई कैप दे रखा है और फील्ड आपको ऐसे दी हुई है. एरो की जो लेंथ है, एरो की लेंथ वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है. अब आप बताओ डायरेक्शन की तरफ इस फील्ड की एक्स कैप की तरफ है, डायरेक्शन इज एक्स कैप. एक बार बोर्ड पे देखिए, ये डायग्राम दिया हुआ है और आपसे पूछा है फाइंड द कर्ल ऑफ दिस फील्ड, फाइंड कर्ल ऑफ दिस फील्ड, ठीक है. तो आप जरा देखो, फील्ड की इक्वेशन आप अपने आप लिख सकते हो. कैसे, जरा देखो, डायरेक्शन किधर की तरफ है, एक्स कैप, तो आप एक्स कैप लगा दो. और मैं देख रहा हूं कि फील्ड की जो वैल्यू है वो एक्स के साथ क्या हो रही है, जब मैं आगे की तरफ जा रहा हूं वैल्यू मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है. इसका मतलब फील्ड का मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू एक्स या एक्स स्क्वायर, मे बी एक्स या एक्स स्क्वायर जो भी है. तो फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर या एक्स जो भी है, मतलब जो भी फील्ड आएगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, ठीक है. और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए मैं क्या लगा दूं, के. तो इसका मतलब जो फील्ड आएगी वो इस टाइप की आएगी, के एक्स इंटू एक्स कैप, ये फील्ड आ जाएगी. करेक्ट है. इक्वेशन को अलग कैसे बनाते हैं, फिर आप बोलोगे सर एक्स के प्रोपोर्शनल क्यों है, एक्स स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल, बिल्कुल हो सकती है. ये तो जैसे अप्रोक्सीमेट आइडिया है. आप एक्स स्क्वायर ले लो, एक्स क्यूब ले लो, एक्स की पावर 5 ले लो, 1000 ले लो, ठीक है, एक्स की पावर. तो जो भी ले लो, जो मर्जी लो, एक्स के साथ चेंज हो रही है बस, एक्स के साथ बढ़नी चाहिए बस, सीधी सी बात है. तो आप बताओ इसका कर्ल क्या आएगा, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये फील्ड. मुझे फील्ड पता चल गया, फील्ड की इक्वेशन मैंने देखते ही लिख दी, समझा. अब मैं देखना चाहता हूं इसका कर्ल क्या, क्या ये फील्ड रोटेट कर सकती है. अगर मैं यहाँ पे कोई पत्थर रख दूं, आप इमेजिन कीजिए, या कोई भी कागज का टुकड़ा रख दूं या कोई पहिया रख दूं, क्या उस पहिए को रोटेट कर पाएगी, बताओ, क्या उस पहिए को रोटेट कर पाएगी. निकाल के देखो, कर्ल निकालिए. वैसे आप देख के भी बता सकते हो. रोटेट कब होगा, रोटेट तब होगा जब टॉर्क आएगा. और टॉर्क आने के लिए क्या होना चाहिए, एक पे फोर्स, एक साइड पे फोर्स ज्यादा होना चाहिए और एक पे कम होना चाहिए. लेकिन जरा देखो, यहाँ पे जितना फोर्स लगेगा उतनी फील्ड यहाँ पे भी है. तो इसका मतलब कोई बॉडी ऐसी है जिसको आप जितना इधर से फोर्स लगा रहे हो उतना इधर से फोर्स लगा रहे हो. अगर इधर वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो रोटेट करेगी, बट अगर दोनों फोर्स बराबर होंगे तो क्या रोटेट करेगी, ना रोटेट नहीं करेगी, फिर वो स्लाइड करेगी आगे. अब समझे, रोटेट करने के लिए क्या जरूरी है, एक साइड का फोर्स ज्यादा होना चाहिए दूसरी साइड से. नहीं समझे, अगर इधर का फोर्स ज्यादा है तो इधर रोटेट करेगी, अगर इधर वाला फोर्स ज्यादा है तो इधर रोटेट करेगी. आप समझे क्या, जो सेंटर पॉइंट है उसका सेंटर पॉइंट के बाद इधर रोटेट करेगी, इधर रोटेट डिपेंड करेगा फोर्स पे. अब अगर दोनों सेम फोर्स है, अब यहाँ पे दोनों सेम फील्ड है, फील्ड से ही तो फोर्स लगता है, फील्ड होगी तभी तो फोर्स आएगा. किसी बंदे की कोई फील्ड होगी तभी तो लोग जानेंगे उसको, तभी तो उसके नाम से काम होगा. केरला में बादल की फील्ड नहीं है, वहां पे काम करा लो ना बादल के नाम से, नहीं और क्या, और चंडीगढ़ पंजाब में करा लो बादल के नाम से, काम करेगा, बिकॉज वहां पे उसकी फील्ड है. तो जहां पे फील्ड नहीं होती वहां पे फोर्स नहीं होता, समझे. तो इसका मतलब यहाँ पे तो फील्ड बराबर है दोनों पॉइंट पे, तो दोनों पॉइंट पे फोर्स भी क्या होगा, बराबर होगा. इसका मतलब ये स्लाइड करेगा, ये रोटेट नहीं करेगा, समझे. तो आप बताओ जरा, वैसे कर्ल निकाल के देखो, कर्ल क्या है इसका, निकाल के देख लो. यहाँ पे जरा देखो, H1 H2 कार्टेशियन है ना, ये एक्स वाई जेड किसमें होते हैं, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम में होते हैं, कार्टेशियन में. तो कार्टेशियन में तो H1 H2 क्या आएगा, 1. तो 1/1 H1 U1 कैप, H1 is 1, U1 कैप is x कैप, ठीक है, x कैप, यहाँ पे y कैप और यहाँ पे क्या आ गया, z कैप. अब बताइए डेल बाई डेल x, डेल बाई डेल y, डेल बाई डेल z. अब बताओ H1 is 1, F1 is x कैप कंपोनेंट, तो kx, तो 1 into kx, तो यहाँ पे आ जाएगा kx, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, क्यों, क्योंकि Fu2 मतलब y कंपोनेंट नहीं है, z कंपोनेंट भी नहीं है f के पास, ठीक है. अब बताओ इसका निकालते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं. x कैप इनटू, बताइए x कैप इनटू दिस माइनस दिस, 0.
0 का डेरिवेटिव y के साथ, फिर माइनस 0 का डेरिवेटिव z के साथ, 0 आएगा, 0। नेक्स्ट बताइए माइनस y कैप, माइनस y कैप, माइनस होता है ना फिर, माइनस y कैप, बताइए y का कॉम्पोनेंट कितना आएगा, बताइए 0 का x के साथ और kx का z के साथ डेरिवेटिव लो, z के साथ डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो ये आएगा 0। नेक्स्ट बताइए z कैप का बताइए क्या है, अगेन 0 का x के रेस्पेक्ट में y का मतलब kx का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में, अगेन 0, तो इसका मतलब कर्ल क्या आ गया इसका 0, कर्ल ही 0। दिस फील्ड इज इररोटेशनल, ये रोटेट नहीं कर पाएगी, समझ आया, ये रोटेट नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है ना देखिए सर, हाँ जी, अगर कोई बॉडी डायगोनली पड़ी होती है तो सर एक साइड से तो ज़्यादा पड़ती है, एक साइड पे तो थोड़ी सी रोटेट होती है। नहीं आप रोटेट भी मतलब ऐसा नहीं कि मोमेंटरली रोटेट, स्टेडी स्टेट में रोटेट करती रहनी चाहिए, आगे तक जानी। आप तो बोलोगे कि एक साइड रोटेट करगी, उसके बाद क्या होगा, तो खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मोमेंटरली रोटेट, आपको तो हमेशा रोटेट कराना है, आप चाहते हो हमेशा रोटेट करती रहे चीजें, ठीक है, वो चीज देखना है। अब नेक्स्ट फील्ड देखिए, तो ये रोटेशन हम देखते हैं किस चीज के ऊपर, कैसे मतलब किसी पे भी देखो, कोई स्फीयर रख दो, आप जैसे पानी बह रहा है, आप इमेजिन करो पानी बह रहा है और मैं देख रहा था, आप इमेजिन करो यहाँ पे पानी चल रहा है, पानी चल रहा है, पानी फ्लो कर रहा है और मैंने यहाँ पे कोई स्फीयर रख दिया। अब स्फीयर किधर रोटेट करेगा, क्या ऐसे रोटेट करेगा या ऐसे रोटेट करेगा या ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे वो डिपेंड करता है उसके फोर्सेस पे। भाई कोई स्फीयर है यहाँ पे और हवा चल रही है तेज, ठीक है, अब ये किधर रोटेट करेगा, क्या ऐसे रोटेट करेगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, इधर तो तब रोटेट करेगा जब इधर वाला फोर्स, इधर वाले फोर्स से क्या हो जाए, कम या ज्यादा हो जाए, तो ऐसे रोटेट करेगा। मान लीजिए इधर वाली हवा ज्यादा है और इधर वाली कम है, तो फिर ये ऐसे रोटेट, इसकी एक्सिस रोटेशन की उल्टी हो जाएगी। तो आप स्फीयर रख के देख लो, बस स्फीयर से अपने आप पता जाएगा। अगर स्फीयर रोटेट कर रहा है, क्योंकि स्फीयर में ढेर सारे सर्कल होते हैं, स्फीयर में इनफाइनाइट सर्कल होते हैं, आपने तो फिलहाल एक सर्कल को रखा है ना, सर्कल से नहीं पता चलेगा, आपको लगेगा कि ये तो पहिया है तो आगे की तरफ रोटेट करना चाहिए, लेकिन स्फीयर रख के देखो, स्फीयर तो चारों तरफ रोटेट कर सकता है, तो आप स्फीयर रख के देखा करो, स्फीयर को अज्यूम करके देखो कि स्फीयर किधर रोटेट कर रहा है, क्या रोटेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा स्फीयर, अगर तो रोटेट कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है, कर्ल है, उस फील्ड के अंदर कर्ल है, ठीक है। जरा देखिए आगे बढ़ते, एक और फील्ड देखिए, मुझे बताइएगा, चलो पानी का फ्लो देखते हैं, एक पानी फ्लो कर रहा है। अच्छा आपने कभी देखा है, चलो देखते हैं, ऐसी फील्ड अभी क्या आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हो, इसकी डायरेक्शन किधर है, एक्स है, बस करो भाई, जरा देखिए फील्ड आपके सामने है, इसकी डायरेक्शन दे रखी है एक्स है और इसका मैग्नीट्यूड किधर किधर बढ़ रहा है, वाई में जब चलोगे तब मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है इसका, ऊपर किधर, अगर एक्स में चले तो मैग्नीट्यूड बढ़ नहीं रहा। देखो अगर आप इस साइड पे बैठे हो, मान लीजिए आपने हाइट कांस्टेंट कर दी और आप आगे की तरफ जा रहे हो, तो क्या आपकी फील्ड बढ़ रही है, नहीं, हाइट कांस्टेंट कर दोगे तो फील्ड नहीं बढ़ेगी, हाइट अगर आपने इतनी कांस्टेंट कर दी और आगे की तरफ जा रहे हो, फील्ड नहीं चेंज हो रही। हाँ लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे फील्ड कम है, यहाँ पे ज्यादा है। एरो जो है वो क्या दिखा रही है आपको, मैग्नीट्यूड, एरो जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, समझ आया अभी। तो चलिए इसका तो डायरेक्शन तो एक्स कैप की तरफ है और मैग्नीट्यूड है वाई की तरफ, तो के वाई के क्या होगा, प्रोपोर्शनल, वाई के प्रोपोर्शनल। क्या ये रोटेट कर पाएगी, क्या इसके अंदर कर्ल है, चेक करके देखिए और कर्ल निकालिए। और वैसे भी आप सोच के देखो, अगर मान लीजिए मैं कोई स्फीयर रख दूं यहाँ पे, तो स्फीयर के नीचे वाले हिस्से में फील्ड कमजोर है, तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो कम आएगा और ऊपर वाले हिस्से में फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इसका तो फोर्स ज्यादा आएगा, तो फोर्स इनबैलेंस नहीं हो गया, एक पे ज्यादा एक पे कम है, आप समझे, तो बॉडी तो रोटेट करेगी। अगर आप वैसे फिजिकली अगर आप सोचना चाहोगे करेंगे।
हाँ जी, क्या कह रहे थे दोस्तों? नॉन जीरो आएगा। आपका जो कर्ल है वो आपका नॉन जीरो आएगा। इसका मतलब ये रोटेट करेगी, ठीक है। इस केस में रोटेट, ये अगर कोई स्फीयर रख दूं तो स्फीयर ऐसे चलना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ज्यादा, यहाँ पे कम है, तो स्लाइड भी होगा आगे की तरफ और रोटेट करता हुआ स्लाइड होगा। जैसे आप टायर को नहीं छोड़ देते हो स्लैट हाइट से, तो टायर आगे की तरफ स्लाइड भी करता है और रोटेट भी कर रहा होता है, ठीक है। रोटेट भी कर रहा होता है और स्लाइड भी कर रहा होता है। मतलब आप इमेजिन करो ऐसे चलेगा, देखिए ये ऐसे स्लाइड भी कर रहा है और रोटेट भी करता जा रहा है, समझे। आगे की तरफ स्लाइड करना मतलब ऐसे जाना, और रोटेट करना मतलब ऐसे करना। तो ये स्लाइड भी करेगा, रोटेट भी करेगा, ठीक है। दोनों काम होंगे इसमें, क्योंकि फोर्स नीचे भी है ना। ये नीचे वाला फोर्स को स्लाइड कराएगा और जो ऊपर वाला फोर्स है उसको रोटेट कराएगा, समझे। तो कुल मिला के इस तरह का कंसेप्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और फील्ड बताइए सर। इसका जो आंसर है वो P Z कैप सही है। कोई बात नहीं, वो मैटर नहीं करता। उसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो टॉर्क की डायरेक्शन आएगी वो जेड कैप की तरफ आएगी, क्योंकि ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो हाथ को घुमाइए, जो टॉर्क आएगा, या एफ क्रॉस आर करके देखिए, एफ क्रॉस आर, एफ इसका इधर है, आर इसका इधर है, तो एफ क्रॉस आर करके देखो, एक्स इधर है, वाई इधर है, तो जेड किधर आएगा? जेड आपकी तरफ आएगा, एक्स से वाई की तरफ जेड, तो माइनस जेड किधर आएगा? अंदर, तो माइनस जेड कब आया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। वो साइड लगेगा टॉर्क। हाँ, ये टॉर्क का कंसेप्ट अलग होता है, ठीक है। जिधर रोटेट करता है उधर टॉर्क नहीं होता, वो तो हम मानते हैं कि टॉर्क की वजह से रोटेट जरूर कर रही है, पर जो टॉर्क की डायरेक्शन अज्यूम की जाती है वो एफ क्रॉस आर से देखते हैं। जैसे देखिए, ये भी आप देखिए, ये मेरे पास दरवाजा है, ठीक है। मैं यहाँ पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, आपकी तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, और रेडियस उसकी वहां पे है, वहां उस सेंटर के बाद घूम रहा है। तो इसका मतलब जो टॉर्क आएगा वो किधर आएगा? एफ क्रॉस आर। तो इसका मतलब एफ इधर है और आर इधर है, एफ से आर की तरफ हाथ घुमाइए, टॉर्क की डायरेक्शन क्या है? इसका ये मतलब थोड़ी देर ऊपर घूमेगा ये, समझे। रोटेट तो उधर ही करेगा, आप समझेगा। वो टॉर्क की डायरेक्शन कंफ्यूज कर दी कई बार, ठीक है। उससे मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सर देखिए। देखिए भाई, एक और फील्ड देखते हैं। ये क्या होती जा रही है? तो आर्क और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है ना। इसकी इक्वेशन लिखो, ऐसे चारों तरफ बना लो, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे बताओ? ये आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्शन क्या है इसकी? रेडियली आउटवर्ड, ओरिजिन से बाहर की तरफ है। इसका तो कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये? ओरिजिन से सेंटर का किस में देखते हैं? स्फीयर में देखते हैं। स्फीयर में जो सेंटर होता है वो ओरिजिन में होता है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और k बाय r स्क्वायर लिख लो, चाहे k बाय r लिख लो, ठीक है। k बाय r लिख लो, चलो r के प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप बताइए, जो आपका इसका जो कर्ल आएगा वो जीरो आएगा कि नॉन जीरो आएगा? बताओ ना। ये r स्क्वायर ले लो, चलो, क्योंकि r स्क्वायर होगा तो कौन सी फील्ड बन जाएगी? ये इस तरह की कौन सी फील्ड होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इस तरह की चार जगह रखा है। तो इसका तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चल जाएगा कि वो रोटेशनल फील्ड होती है कि इरोटेशनल फील्ड होती है। बताइए बताइए, रोटेशनल फील्ड आएगी कि इरोटेशनल आएगी? रोटेशनल की इरोटेशनल? बताइए। इरोटेशनल है जी, इरोटेशनल आएगी। आप जरा देखेंगे, आप जीरो आएगा, जीरो है तो इरोटेशनल आएगी। कर्ल जीरो आ रहा है क्या? जरा चेक करें। 1/r h1 h2 h3 कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है? स्फेरिकल। तो स्फेरिकल में h1 h2 h3 क्या होते हैं? h1 is 1, h2 is r, h3 is r sin थीटा। तो क्या बन जाएगा? r स्क्वायर sin थीटा। अंदर क्या आएगा बताइए जरा? h1 u1 कैप, h1 is 1, u1 कैप is r कैप, h2 u2 कैप, h2 is r and u2 is थीटा कैप, h2 is थीटा कैप ना। और फिर h3 is r sin थीटा,
U3 कैप इज फाई कैप, सही है। डेल बाई डेल आर, डेल बाई डेल थीटा एंड डेल बाई डेल फाई। बताइए, अब बताइए H1 FU1, तो FU1 U1 कैप ही है बस इसके पास, तो U1 क्या होता है इसमें, R कैप होता है ना। तो H1 इंटू FU1, H1 की वैल्यू 1 होती है स्फेरिकल में, और FU1 ये रहा R कैप कंपोनेंट है ना। स्फेरिकल में जो F वेक्टर होगा उसके बाद 3 कंपोनेंट आएंगे, एक तो FR आएगा, और एक क्या आएगा F थीटा, और एक क्या आएगा F5। लेकिन इसके बाद तो केवल रेडियल कंपोनेंट है, तो इसके बाद यहाँ पे आएगा H1 इंटू FU1, U1 की जगह पे क्या रखा है R, तो FR कितना है Q बाई R स्क्वायर, और H1 की वैल्यू 1 है। अगले तो 0 0 हो गए खैर, तो बताइए इसका क्या आएगा 0 हाँ कल 0 आएगा, अच्छी बात है। 1 अपॉन R स्क्वायर साइन थीटा, आंसर 0 आएगा इसका, चेक करके देखिए। जिसका इसका कर्ल नॉन जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट नहीं कर सकती, जो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो इरोटेशनल होती है, समझे, वो इरोटेशनल फील्ड होती है, वो रोटेट नहीं कर पाएगा, करेक्ट है। ये इरोटेशनल फील्ड है, इरोटेशनल फील्ड, ठीक है, ये फील्ड आपकी इरोटेशनल। अब जरा एक और फील्ड देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं K अपॉन R स्क्वायर फाई कैप इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, लिखा हुआ है कोई फील्ड है K अपॉन R स्क्वायर फाई कैप इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई फील्ड है, आप बताइए इसका कर्ल क्या है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। K अपॉन R स्क्वायर है, लेकिन इस बार सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल नहीं है अभी, सिलेंड्रिकल। तो ये वाला कंसेप्ट मत डालो कहीं, आप यहीं पे रख दें, क्योंकि ये कौन से के लिए, किसके लिए फॉर्मूला है, तो स्फेरिकल के लिए। सिलेंड्रिकल के लिए अलग से लिखो, फिर H1 H2 H3 की वैल्यू डालिए, हाँ 0 होगा ऐसे, कहाँ से 0 आ जाएगा है जी 1 बाई R स्क्वायर साइन थीटा, थीटा कहाँ से आ जाएगा इसमें, थीटा तो इसमें आएगा नहीं कभी, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्या आएगा 1 अपॉन साइन थीटा भी आएगा, कहाँ से थीटा कहाँ से आ जाएगा, सिलेंड्रिकल, ओ भाई सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल में H1 H2 H3 क्या होते हैं, ये स्फेरिकल थोड़ी है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है भाई, सिलेंड्रिकल में H1 H2 H3 देखो ना क्या होते हैं, माइनस K बाई R क्यूब, माइनस K बाई R क्यूब Z कैप, R स्क्वायर R क्यूब, R स्क्वायर, चलिए जरा देख R क्यूब, जरा देखिए भाई, सुनो यार बस करो, अच्छा चलो देखते हैं, सुनिए भाई, करे क्या, देखिए भाई, आप क्या फील्ड है यार, बात करने, आवाज नहीं आ रही क्या, K अपॉन R स्क्वायर फाई कैप, इसका कर्ल निकालते हैं, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल में जरा देखिए 1 अपॉन H1 H2 H3, H1 is 1, H2 is R, H3 is 1, तो इसका तो 1 बाई R आ गया। नेक्स्ट बताइए अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा H1 R कैप, H1 की वैल्यू कितनी है 1, H1 U1 कैप, ठीक है, तो 1 R कैप, H2 U2 कैप, मतलब R फाई कैप, एंड नेक्स्ट Z कैप, डेल बाई डेल R, डेल बाई डेल फाई, डेल बाई डेल Z, और नेक्स्ट बताइए यहाँ 0, यहाँ पे क्या है H2 is R into F U2 डिवाइड R स्क्वायर, तो इसका ये R स्क्वायर से R कट जाएगा, डिवाइड R बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0, तो आप इसको फर्दर आगे सोल्व कीजिए भाई, बताइए क्या है, कितना है माइनस, ठीक है, इसका मतलब ये जो फील्ड है नॉन जीरो करना है, ये रोटेशनल फील्ड है, ये रोटेट कर सकती है, और ये कौन सी फील्ड होती है भाई, ये भी आपने देखा था थोड़ी देर पहले, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई, तो इसका कर्ल आपका नॉन जीरो आएगा। कोई परेशानी कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, कर्ल निकाला है, कैसे कर्ल निकालते हैं, डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है, और आपका ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अपनी वर्कशीट निकालिए जरा, वर्कशीट अब आगे से रोज लेके आएंगे।
अभी ये कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट पे ही अपने को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वर्कशीट कितने लोग नहीं लाए हैं मुझे बताइए। कोई बात नहीं, काफी लोगों के पास नहीं है तो नेक्स्ट टाइम। कितने लोगों का जो अपना रूम है वो पास में है, मतलब लंच ब्रेक में कितने लोग ला सकते हैं? क्या लाना सर? अपनी वर्कशीट लेके आनी, ये वाली कितने लोग ला सकते हैं? लेके आएंगे, ठीक है, शेयर करना फिर, ठीक है। एक बेंच पे 2 रखेंगे तो फिर चल जाएगा काम, ठीक है, बाद में शेयर कर लेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन है हमको ट्राई करेंगे तो अपना कंसेप्ट पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जरूर लेके आएंगे। जरा देखिए भाई, आगे बढ़ते हैं। सुनिए भाई, तो मैंने आपको बताया कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट, ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया, ठीक है। अब जरा देखिए कुछ थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक छोटी चीज रह गई है, मैं वो पढ़ा देता हूँ आपको। आप मुझे बताइए, एक होमवर्क है आपका, लिखिए। एक आपका होमवर्क है, ये एक्स कैप, ये वाई कैप, और ये पॉइंट है पी। दिस इज 2 3 4 2 3 4 पॉइंट है ये, ठीक है भाई। और ये एक्स है, ये वाई है, और आपकी तरफ क्या है फिर? एक्स से वाई की तरफ हाथ घुमाइए तो अंगूठा आपकी तरफ आएगा, तो इसका आपकी तरफ कौन सी डायरेक्शन है? जेड। जेड आपकी तरफ है, दिस इज जेड कैप आपकी तरफ। अब सुनिए, मैंने क्या किया, जेड एक्सिस के अबाउट, सुनो भाई ध्यान से सुनिए, मैंने जेड एक्सिस के अबाउट एक्स और वाई है उसको घुमा दिया, थीटा घुमा दिया, रोटेट कर दिया, एक्स वाई एक्सिस को रोटेट कर दिया, पॉइंट को फिक्स रखा वहीं पे, पॉइंट नहीं चेंज किया मैंने, पॉइंट वहीं का वहीं फिक्स है। मैंने क्या किया, थीटा घुमा दिया इसको, और थीटा की वैल्यू मान लीजिए 30 डिग्री, मैंने 30 डिग्री इसको घुमा दिया, इधर आ गया वाई एक्सिस, इधर आ गया एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स और वाई को घुमा दिया और जेड उधर का उधर ही रखा। अब इसके नए कोऑर्डिनेट क्या है? पॉइंट को नहीं छेड़ा मैंने, तो पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। पहले क्या था, पहले एक्स में प्रोजेक्शन कितना था, एक्स में इसका कंपोनेंट कितना था 2, ये डिस्टेंस थी 2, और ये जो हाइट है वाई में ये कितनी थी 3, और जेड में कितना आगे था 4। अब क्या किया आपने इसको ऐसे घुमा दिया, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस आएगी, अब ये कौन सी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी x, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जितना ये हाइट है उतनी ये हाइट यहाँ पे आएगी, ये क्या बन जाएगी y, और z में कितना रहेगा, z में तो 4 ही रहेगा। इसका मतलब इसका z कंपोनेंट तो 4 आएगा, बट आपको बताना है x y, इसका नया कोऑर्डिनेट बताना है क्या क्या बन जाएगा। ये आपका होमवर्क है, नया कोऑर्डिनेट बताना है। 3D ज्योमेट्री का यूज करना है आपको, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा, सीधी सी बात है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज कीजिएगा, आपको बताना है कि नया x क्या आएगा, मतलब ये जो लेंथ है ये कितनी आएगी, और ये जो लेंथ है ये कितनी आएगी y। इस पॉइंट का प्रोजेक्शन x पे कितना आएगा, y पे कितना आएगा, मतलब नए पॉइंट बदल जाएंगे ना, जो p पॉइंट आ गया उसके x बदल जाएगा, y बदल जाएगा, z तो 4 ही आएगा। आपको बताना है x और y क्या आएगा, ठीक है, x और y क्या आएगा। आगे बढ़े सर, वो थीटा रहेगा ना, तो ये जैसे ये थीटा घुमाया तो ये भी थीटा घूम जाएगा ना, ये भी थीटा घूम जाएगा, थीटा 30 डिग्री घुमाया। और वो उसके बगल में जो है साइड, कौन सा बगल में, ये वाला, हाँ ये आप निकालो ना, ये क्वेश्चन ये तो बता दूंगा फिर अपना। चलिए आप सोल्व कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो अलग थीटा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चला देखिए, मैं रख कर दूं इस कहानी को, ठीक है। अब आप लिखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, हेडिंग डालिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये पढ़ते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जरा देखिए, सबसे पहले A क्रॉस B क्रॉस C, ये कौन सा प्रोडक्ट है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर होता है बैक कैप, बैक कैप, B कोई डॉट नहीं अभी, बैक माइनस कैप, C A डॉट B, बैक कैप, ठीक है, BAC CAB, ठीक है, बैक कैप। अब सुनिए, अगर डॉट लगा देते तो गड़बड़ हो जाती ना, क्यों भाई, ये स्केलर है और स्केलर कभी भी वेक्टर के साथ डॉट नहीं होता। हाँ, लेकिन कोफिशिएंट हो सकता है, जो स्केलर है 4x कैप, तो इसका तो 4 जो है कांस्टेंट है, तो उसका कोफिशिएंट बन सकता है, ये कोफिशिएंट है इसका C का,
और ये कोएफिशिएंट है किसका, b का। डॉट नहीं लगाना है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कभी भी एक स्केलर और वेक्टर में कभी नहीं होता है, ठीक है, तो आपको ये नहीं अप्लाई करना है। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि a क्रॉस b क्रॉस c क्या होगा, बैक कैप आप लगा दीजिए। बैक कैप से आप क्या निकाल सकते हो, उसका लगा सकते हो, ठीक है। एक और चीज, अगर मैं ऐसे बोलूं कर्ल ऑफ f, कर्ल भी तो एक वेक्टर ऑपरेटर है, कर्ल ऑफ f बताइए क्या है, एनालोगस। बैक कैप लगाए, जरा देखिए b की जगह पे क्या है, कर्ल ऑफ, बताइए a की जगह पे कर्ल है और फिर डॉट f। क्या ये सही है? हाँ, इसका कोई मीनिंग बन रहा है क्या? हाँ, जरा देखो, तो ये डाइवर्जेंस बना, डाइवर्जेंस से क्या निकलेगा, ये डाइवर्जेंस बना, डाइवर्जेंस से स्केलर आएगा और ग्रेडियंट ऑलवेज किस पे अप्लाई होता है, स्केलर पे। इसका मतलब ये बन रहा है, स्केलर पे अप्लाई हो रहा है, आंसर किस में आ रहा है, वेक्टर में। देखो ना, स्केलर पे, ये स्केलर फील्ड बन गई, स्केलर पे ग्रेडियंट आया, ग्रेडियंट क्या बना दिया, ग्रेडियंट ने इसको क्या बना दिया, और वेक्टर ही बनना चाहिए। ये भी एक वेक्टर है ना, इधर ये वेक्टर होता है ना, इसीलिए तो वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर है, तो राइट हैंड साइड में कैसे आनी चाहिए, वेक्टर आनी चाहिए। अब वेक्टर आ रही है क्या, ग्रेडियंट से स्केलर, स्केलर का ग्रेडियंट लोगे तो डाइवर्जेंस से स्केलर बनेगा, और डाइवर्जेंस का फिर से ग्रेडियंट लोगे तो क्या बन जाएगा, इट मींस ये वेक्टर है, ये ठीक है, याद है, ठीक है। माइनस सी इसका क्या मतलब है, ये तो ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर हमेशा फील्ड के आगे लगता है, फील्ड के पीछे लगाने का कोई मतलब नहीं होता उसको, समझे। ऑपरेटर ऑलवेज क्या होता है, ऑपरेट करता है ना, तो इसका मतलब कहां पे अप्लाई होता है, वो आगे। इसका मतलब इस तरह से मत लिखिए इसको, आप कैसे लिखे इसको आप, क्योंकि तो कोफिशिएंट ही है ना, कोफिशिएंट को मैं क्या लिख सकता हूं, आगे भी लिख सकता हूं, क्या कहते हैं, करेक्ट है। और ये क्या बन गया, डाइवर्जेंस डॉट डॉट डेल स्क्वायर नहीं बन गया, माने लैप्लासियन बन गया, ठीक है। तो क्या बन गया ये, ये याद रखिए, ये होता है कर्ल ऑफ f। मतलब अगर आपको ये बैकअप याद है ना, तो आपको ये भी याद है। इसके ऑपरेटर वैसे ही होते हैं, ऑपरेशन वैसे ही होते हैं, जैसे आप वेक्टर को अप्लाई करते हो ना, वेक्टर पे जैसे करते हो वैसे ही आप वैसे लेके चलो, ठीक है। पर ध्यान रखिए, जो ऑपरेटर होता है ये फील्ड से पहले यूज होता है, बाद में इसका कोई मीनिंग नहीं रहता है, ठीक है, बाद में कोई मतलब नहीं रहता, समझ आया नहीं, याद रहेगा ये चीज। नेक्स्ट आप एक दो चीज और बताइए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी फील्ड, वो क्या आएगा, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी फील्ड क्या आएगा, ऑलवेज जीरो। दो चीजें याद रखनी है भाई, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी फील्ड इज जीरो एंड डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी फील्ड, कोई भी फील्ड, वेक्टर फील्ड, उसका जीरो आता है। ये दोनों ऑलवेज जीरो होते हैं, दोनों जीरो होते हैं, इनको आप बस रगों में बसा लो, ठीक है। कर्ल ऑफ gradient of any field is always zero and divergence of curl of any field is always zero। अब आप प्रूव कीजिए इसको, क्या आप इसको प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बड़ा आसान काम। अच्छा, ये पहले वाला समझ आया नहीं, ये बड़ा यूज होगा, और अगर आपको ये पता नहीं है ना कैसे, देखो याद तो मुझे भी नहीं है, मैं भी इसको याद नहीं करता हूं, लेकिन मुझे ये याद है, ठीक है, तो मैं यहां से ही लिख लेता हूं। तो एग्जैक्टली जब आगे आप पढ़ोगे, आगे मैक्सवेल इक्वेशंस वगैरह आएंगी, तो उनमें आप ये बार बार ये सब चीज आएंगी, और आपको अगर ये पता नहीं हो तो बोर हो जाओगे, आप बोलेंगे क्या लिख दिया यार, सब्जेक्ट से भरोसा उठ जाएगा, और सब्जेक्ट भगवान है, सही बताऊं, ठीक है, इसका मतलब भगवान से भरोसा उठ जाएगा, तो पूछना बंद करो, ठीक है, क्योंकि आप भगवान में तो पढ़ना ही नहीं चाहते। चलिए जरा देखिए भी, तो मैंने बताया कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f इज जीरो, ठीक है, या फिर डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ f इज जीरो, ठीक है, ये दोनों हमेशा ट्रू होते हैं। अब जरा देखिए कैसे, अगर मान लीजिए कोई फील्ड है f को आप ऐसे ले लो, x y z का फंक्शन ले लो ना, या फिर आप मुझे बताओ ग्रेडियंट ऑफ f क्या आएगा, ये आएगा del f बाई del x x कैप, कार्टेशियन में ले लो ना, सिंपल रहेगा, y कैप del f बाई
डेल जेड जेड कैप। सच है? ये तो आ गया ग्रेडियंट ऑफ एफ। अब इसका क्या लेना है मुझे, इस पे क्या अप्लाई करना है, ये वेक्टर बन गया ना, इस वेक्टर पे मुझे क्या अप्लाई करना है, कर्ल। अब कर्ल कैसे अप्लाई करें, ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, कार्टेशियन में। तो कार्टेशियन में क्या आएगा 1/1 h1 h2 h3 x कैप y कैप एंड z कैप। सच है? अब बताइए डेल बाई डेल x, डेल बाई डेल x, नेक्स्ट क्या आएगा डेल बाई डेल y एंड नेक्स्ट क्या आएगा डेल बाई डेल z। अब यहां पे क्या आएगा h1 इंटू पहला कंपोनेंट fu1 ना, तो इसका h1 इज 1, तो क्या आएगा यहाँ पे डेल f बाई डेल x। नेक्स्ट क्या आएगा डेल f बाई डेल y और नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो ना, इसका u1 कंपोनेंट ये है, u2 कंपोनेंट ये है, u3 कंपोनेंट ये है। सच है भाई? ये एक वेक्टर है ना, इस वेक्टर का कर्ल निकाल लो। कर्ल कैसे निकालोगे, बताया तो अभी आपको, कर्ल नहीं ग्रेडियंट। पहले तो वेक्टर निकालो, ग्रेडियंट निकालो, ग्रेडियंट ये आ गया। अब ये एक वेक्टर बन गया, इसका ये fu1 है, fu2 है, fu3 है। इस वेक्टर को a मान लो चलो आप, तो au1 au2 au3 और उसके ऊपर कर्ल अप्लाई कर दो। अब जरा बताओ इसका क्या आएगा, x कैप कंपोनेंट कितना आएगा, जरा देखते हैं। इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आएगा बताओ, डेल स्क्वायर f बाई डेल y डेल z, है ना, डेल स्क्वायर f बाई डेल y डेल z, करेक्ट है। माइनस बताइए क्या आएगा, माइनस बताइए डेल स्क्वायर f बाई अगेन डेल y डेल z, कोई भी आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बनेगा डेल स्क्वायर f, डबल डेरिवेटिव नहीं हो गया, एक डेरिवेटिव तो इसने ले रखा है यार, एक और ये ले लेगा, तो डेल स्क्वायर f बाई डेल y डेल z क्या बन गया ये 0। सिमिलरली y कैप कंपोनेंट अगेन 0 आएगा, सिमिलरली z कैप कंपोनेंट अगेन 0 आएगा। प्रूव हो गया? तो इसका मतलब कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी फील्ड इज ऑलवेज 0। अब एक और चीज है, if curl of any field is 0, if curl of any field is 0, we can say that अगर किसी फील्ड का कर्ल 0 है तो हम कह सकते हैं कि वो जो फील्ड आई है वो किसी दूसरी फील्ड के ग्रेडियंट से आई। सही बोला? किसी फील्ड का कर्ल 0 है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वो जो फील्ड है वो किसी दूसरी फील्ड का ग्रेडियंट है। क्योंकि तभी तो ये देखो ना, अभी मैंने क्या पढ़ा, ये एक वेक्टर है, इसका कर्ल 0 है, इसका मतलब इस वेक्टर में मैं क्या लिख सकता हूं, ग्रेडियंट। तो आप ये लिख लो, इफ कर्ल ऑफ एनी फील्ड इज 0, वी कैन रिप्लेस दैट फील्ड with the help of gradient of any other field, any other scalar field. If curl of any vector field is 0, if curl of any vector field is 0, we can replace that vector field with the help of, we can replace that field as the gradient of any other scalar field. We can replace that vector field with the gradient of any other scalar field. समझ आ रही? जैसे देखिए कर्ल ऑफ E क्या होता है, E का कर्ल क्या होता है, एक मिनट मैं बताऊंगा आपको। कर्ल ऑफ E 0 आएगा, आप चेक कर लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का कर्ल 0 होता है, आप आगे पढ़ोगे अभी आप थोड़ा मुझ पे भरोसा करें, ठीक है। कर्ल ऑफ E क्या होता है 0, तो मैं E को क्या लिख सकता हूं फिर, किसी दूसरी फील्ड का ग्रेडियंट। और आप जानते हो E किसका ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल का, किसी दूसरी स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट होता है। और वैसे में आप समझो, अगर कोई फील्ड किसी दूसरी फील्ड के ग्रेडियंट से निकली है तो उसका कर्ल ऑलवेज क्या आएगा, 0। आप लिख लीजिए, if any field is achieved using gradient of any other field, अगर कोई फील्ड अचीव हुई है, मिली है हमें यूजिंग ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड, किसी स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट से कोई फील्ड आई है, अगर मैं उसका कर्ल ले लूंगा उस फील्ड का तो कर्ल क्या होगा, 0। ये थ्योरम पढ़ाई नहीं अभी तक, अभी क्या पढ़ाई है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी फील्ड इज 0। तो इसका मतलब अगर कोई वेक्टर फील्ड है वो किसी दूसरी फील्ड के स्केलर फील्ड के किससे आई है, ग्रेडियंट से, तो अगर आप उस फील्ड का कर्ल लोगे तो क्या आएगा, वो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ E नहीं बन जाएगा, वो दैट फील्ड नहीं बन जाएगी, माइनस तो खैर बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा ये ऑलवेज 0, ऑलवेज 0 आएगा। समझ आया? या फिर इसको दूसरे सेंस में भी कह सकता हूं, इफ कर्ल ऑफ एनी फील्ड इज 0, वी कैन रिप्लेस दैट फील्ड विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी अदर फील्ड, एनी अदर स्केलर फील्ड। समझ आया भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा थ्योरम, क्या उसको प्रूव कर सकते हो आप, दूसरा जो मैंने लिखा था,
क्या आप उसको प्रूव कर सकते हो? दूसरा क्या था बताइए? डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी फील्ड इज जीरो। ये भी हमेशा ट्रू होता है। जरा देखते हैं, ये दो थ्योरम हमेशा ट्रू होती है। आप बताइए कैसे? देखें क्या इसको प्रूव कर सकते हो? क्या हुआ भाई? प्रिंस बाबू क्या कह रहे हैं? ज्यादा ह्यूमर मत दिखाओ, ठीक है? नहीं तो ह्यूमर मुझ में भी है, ठीक है? मैं बस बोलता नहीं हूँ, मैंने बोलना छोड़ दिया, ठीक है? मेरा वो पहला बैच, कुछ लोग हैं यहाँ पे पहले बैच, बहुत पुराना टाइम होता था 2012, ठीक है? मैं पढ़ाता कम था, बातें ज्यादा करता हूँ, ठीक है? मैंने छोड़ दिया, ठीक है? और आप भी छोड़ दो, फायदे में रहोगे, नहीं तो बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, ठीक है? तो ह्यूमर मुझ में भी है, मैं हवा में फेंक दूंगा आपको, ठीक है? और मैं भी आपकी स्टेज से ही निकला हूँ, और मैं भी पहले यही काम करता था जो आप करते हो, ठीक है? तो आप समझ आओ, आपको मैं बता देता हूँ, सलाह दे रहा हूँ। चलिए भाई जरा देखिए, तो अब जरा ये अप्लाई करके देखते हैं। कर्ल ऑफ एफ। एफ जरा देखिए, एफ के अंदर तीन कॉम्पोनेंट है, कौन सा? एफ एक्स, कार्टेशियन में ले लेते हैं ना, एफ वाई वाई कैप, और तीसरा क्या है? एफ जेड जेड कैप, ठीक है? अब जरा देखिए, अगर इसका कर्ल निकालेंगे तो कैसा बनेगा बताओ? कर्ल ऑफ एफ बताइए क्या बनेगा? 1/h1 h2 h3 1/1, और आगे क्या है बताइए जरा? x कैप y कैप z कैप, और ये क्या बनेगा? डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल वाई डेल वाई डेल जेड, और यहाँ पे क्या है बताओ जरा? एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। बताओ क्या बनाइए? x कैप बताइए, x कैप का कॉम्पोनेंट क्या आएगा? डेल एफ जेड बाई डेल वाई माइनस डेल एफ वाई बाई डेल जेड। सच है ना? सही है। नेक्स्ट बताइए, माइनस वाई कैप, वाई कैप का कॉम्पोनेंट बताइए क्या आएगा? डेल एफ जेड बाई, इसका इसके साथ हो ना, बाई डेल एक्स माइनस डेल एफ एक्स बाई डेल एफ एक्स बाई डेल जेड। सच है। नेक्स्ट प्लस जेड कैप बताइए, जेड कैप क्या है बता जरा? डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एफ एक्स बाई डेल वाई। कोई डाउट है आप पूछिए, ठीक है भाई? हमने कर्ल निकाल दिया, यहां तक बहुत बढ़िया। अब इस फील्ड का क्या निकालना? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस, यहाँ पर डाइवर्जेंस देना है, और डाइवर्जेंस क्या निकलते हैं? कार्टेशियन में है ये, तो कार्टेशियन में क्या निकलेगा? 1/h1 h2 h3 इनटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ, बताइए डेल बाय डेल एक्स ऑफ क्या आएगा? h2 h3 तो 1/1 है, इनटू f1, और f1 क्या है? f1 इज डेल fz बाई डेल y माइनस डेल fy बाई डेल z। पहला कॉम्पोनेंट ये आएगा। प्लस बताइए, प्लस क्या आएगा? डेल बाई डेल y ऑफ, बताइए क्या आएगा? दूसरे कॉम्पोनेंट, दूसरा माइनस इसके साथ ले लोगे, ये प्लस यहाँ पे लिख लो और ये माइनस यहाँ पे लिख लो, आप समझे? माइनस को अंदर ले जाओ और यहाँ पे प्लस y कैप लिख लो, करेक्ट है? तो बताइए क्या आएगा? ये आएगा माइनस डेल fz बाई डेल x प्लस डेल fx बाई डेल z। सही है। नेक्स्ट बताइए अगला क्या आएगा? प्लस डेल बाई डेल z ऑफ, बताइए डेल बाई डेल z ऑफ क्या आएगा? h1 h2 इज 1/1 इनटू fu3 तो ये है ना, तो डेल fy बाई डेल x माइनस डेल fx बाई डेल y। अब जरा अप्लाई करके देखते हैं, जरा देखते हैं जीरो बना के, ठीक है? बनेगा डेल स्क्वायर fz बाई डेल स्क्वायर fz बाई क्या बनेगा बता दीजिए? डेल x डेल y माइनस, बताइए क्या बना? डेल स्क्वायर fy डिवाइड बाई डेल x डेल z, ठीक है? नेक्स्ट बताइए माइनस, बताइए क्या बनेगा? डेल स्क्वायर fz बाई डेल x डेल y, और नेक्स्ट बताइए प्लस डेल स्क्वायर fx डेल y डेल z डेल y डेल z। नेक्स्ट बताइए प्लस डेल स्क्वायर fy अपॉन क्या आएगा? डेल x डेल z माइनस डेल स्क्वायर fx डिवाइड बाई डेल y डेल z। अब जरा देखते हैं कौन सा कटा? डेल स्क्वायर fz ये रहा भाई, और नीचे डेल x डेल y है, यहाँ पे डेल x डेल y है, कट गया। नेक्स्ट देखिए डेल स्क्वायर fx बाई डेल y डेल z, और ये रहा डेल स्क्वायर fx बाई डेल y डेल z।
और ये प्लस का ये माइनस का कट गया। नेक्स्ट ये इससे कट गया, सारे कट गए। आंसर क्या है? 0। इट मींस दिस इज 0। अब एक और स्टेटमेंट लिखिए, इफ डाइवर्जेंस ऑफ एनी फील्ड इज 0, अगर किसी फील्ड का डाइवर्जेंस 0 है, इसका मतलब मैं उस फील्ड को किससे रिप्लेस कर सकता हूं? कर्ल ऑफ एनी अदर फील्ड। अब लिखिए, इफ डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज 0, वी कैन रिप्लेस दैट फील्ड विद द हेल्प ऑफ कर्ल ऑफ एनी अदर स्केलर फील्ड, एनी अदर वेक्टर फील्ड। ठीक है, अगर किसी का डाइवर्जेंस, क्योंकि देखो ये तो यही कह रहा है ना, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी फील्ड इज ऑलवेज 0। इसका मतलब किसी फील्ड का डाइवर्जेंस 0 है। जैसे ये कोई फील्ड थी, इसका डाइवर्जेंस 0 था, डाइवर्जेंस लिया वो 0 आ गया, तो मैं उस फील्ड को कैसे रिप्लेस कर सकता हूं? किसी दूसरी वेक्टर फील्ड के कर्ल से। क्योंकि अगर इसको आप कर्ल से रिप्रेजेंट करोगे तो इसका डाइवर्जेंस लोगे ना, तो अपने आप ऑलवेज क्या आएगा? 0 आएगा। समझेगा? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और चीज लिखिए, अगर कोई फील्ड किसी दूसरी फील्ड के कर्ल से आई है, उसका अगर आप डाइवर्जेंस लोगे तो क्या बनेगा? 0। ठीक है, कोई फील्ड किसी दूसरी फील्ड के कर्ल से आई है, अगर उसका डाइवर्जेंस लोगे तो ऑलवेज क्या आएगा? 0। तो ये दो थ्योरम आप ऑलवेज याद रखिए, दो कहानी ऑलवेज याद रखिए। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी फील्ड इज 0, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी फील्ड इज 0। देखो और भूल जाओ। ठीक है, आगे याद हो जाएगा। ठीक है, और इसके तरीके हैं याद करने के, वो मैं बताऊंगा, वो अपने आप याद होंगे। ठीक है, वो अभी आप सीखोगे अभी आप। ठीक है, अभी स्टार्टिंग मैंने आपको बताया, मैंने प्रूव कराया कि कैसे 0 है। ठीक है, चलिए तो अभी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद 1 घंटे बाद मिलते हैं। अभी उस टाइम स्टोक्स थ्योरम और आपके डाइवर्जेंस थ्योरम हम पढ़ेंगे, और आपको लाइन इंटीग्रल सिखाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हर साल क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, लाइन इंटीग्रल क्या होता है वो सीखेंगे। तो चलिए 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए।